प्राइसिंग पॉइंट होता है ना, वो आप किस तरह सेट करते हो वो आपको नहीं पता चलता कि भाई मैं अपने आप को राइट प्राइस पे सेट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो इसका एक सिंपल सा हल ये किया था मैंने कि तो मैंने एक ज़माने में फ्लैश की ट्रेनिंग ली ना, कोर्स ज्वाइन किया, मैं फ्लैश। चला गया वहाँ पे। तो कि भाई एनिमेशन सीखेंगे सारा कुछ, जो फ्लैश, अब तुम अंदाज़ा लगा लो किस ज़माने की बात कर रहा हूँ। तो बड़ा हाँ अच्छा बिल्कुल मुझे याद है। हाँ, तो वहाँ पे गए, कुछ देखा, सिखाया भी सर ने, किया। कुछ दिनों के बाद ना रियलाइजेशन हुई कि यूसुफ साहब को चार कलर्स के अलावा सेंस ही नहीं है। अब मुझे चार कलर के अलावा सेंस नहीं है, तो मैं कैसे एनिमेशन के अंदर प्ले कर सकता हूँ? सही है। तो वो समझ आ गई कि यार ये मेरी स्ट्रेंथ नहीं है। सही है। तो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको समझना ज़रूरी है कि स्टार्ट डूइंग समथिंग, और फिर आपको रियलाइजेशन कि वो डेटा लेके आप किसी के पास जाएंगे तो बंदा आपको अच्छा तराशेगा। जब वो मेरी जॉब खत्म हुई उसके बाद दिमाग में यही था यार जॉब खत्म हो गई, और उस वक्त मार्केट भी मतलब बहुत डाउन थी। एवरी वन इज फायरिंग, नो वन इज हायरिंग, ये सिचुएशन थी। मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, मेरे पास एक कॉल आई, क्या भाई हमारे पास गूगल वेब डिजाइनर के लिए HTML5 बैनर करने वाला बंदा चाहिए, जो कि मैं एडोबी फ्लैश, जो कि अब एडोबी एनिमेट है, उस पर करता था। मैंने कहा गूगल वेब डिजाइनर, मैंने कहा ठीक है मैं बताता हूँ। मैंने उससे कहा कि आप, मैं आपको 2 घंटे बाद कॉल करता हूँ, मेरी मीटिंग है। मैंने थोड़ी सी, हालांकि फारिग टाइम दे बैठा हुआ था घर पे चड्डी बनियान में, कुछ करने को था नहीं। मैंने मैंने कहा ठीक है मैं आपको 2 घंटे बाद कॉल करता हूँ। उस 2 घंटे के अंदर मैं यूट्यूब पे गया, मैंने देखा कि भाई है क्या ये गूगल वेब डिजाइनर। तो पता चला गूगल ने अपना न्यू टूल लॉन्च किया है बीटा वर्जन पे, और वहां से अब आप HTML5 के बैनर्स क्रिएट कर सकते हो। मैंने जाके इसकी ट्रेनिंग देखी 2 घंटे की। अब चूंकि मुझे आफ्टर इफेक्ट आता था, मुझे एडोबी एनिमेट आता था, और वो भी उसी तरह का इंटरफेस था, बस थोड़ा सा न्यू था। मैंने ट्रेनिंग देखी, 2 घंटे बाद मैंने कॉल की, मैंने कहा सर मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे बताइए कितने मंथ का प्रोजेक्ट है और क्या है, ये फुल टाइम जॉब है या फ्रीलांस है। उन्होंने कहा 6 महीने का प्रोजेक्ट है, और तकरीबन तकरीबन फ्लाई दुबई के कुछ 300 350 बैनर थे उस वक्त। मैं ये चाहूँगा वो लोग जो अभी भी इस तरह की जर्नीज में हैं, इस हार्डशिप्स में कि दरवाजे बंद हुए हुए हैं या नहीं खुल पा रहे हैं, तो अजीज़ उस टाइम पे सबसे बड़ा जो उसके साथ जंग हो रही थी, उसकी ब्रेन की जंग हो रही थी। यार छोड़ दे, ये चला जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ, पैसे नहीं है, फाइनेंशियल, अच्छा भाई फाइनेंशियल प्रेशर भी आ गया, फैमिली का प्रेशर, फिर आपकी 4 महीने पहले शादी हुई थी, वो एक अलग प्रेशर, ठीक है कि यार मेरी शादी हुई, उनको सपोर्ट करना, सारी चीज़ें। तो उस रफ पैच के अंदर अजीज़ ने अपने आप को कैसे संभाला? और ये मैं इस एंगल से पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस जर्नी में अपनी लाइफ में इस तरह फंसे हुए होंगे, लेकिन वो नहीं हैंडल कर पा रहे होंगे, या स्ट्रेस में होंगे, डिप्रेशन में होंगे, एंग्जाइटी होगी। तो क्या था, अगर वहाँ से कुछ चीज़ें शेयर कर सको? अभी जो है मेरा सिंपल सा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। उस क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री मैं हर महीने चेक करता हूँ। मेरे पास 3 4 क्रेडिट कार्ड है यहाँ पे दुबई में, लेकिन एक मेन क्रेडिट कार्ड है जो कि मैं अपने घर के एक्सपेंसेस के लिए अलग रखा हुआ है। एक मेन क्रेडिट कार्ड है जो कि मैंने अपने एक्सपेंसेस के लिए अलग रखा हुआ है, जिसमें आपकी IT की चीज़ें हो गई, मेरी कुछ टूल्स की सब्सक्रिप्शन है, एडोबी है, फिग्मा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो मैं हर महीने अपनी रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, और उससे मुझे पता चलता है कि भाई ये चीज़ ज़रूरी है और ये चीज़ फालतू है। तो जो फालतू की चीज़ है मैं उसे स्कैप कर रहा होता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि जितना भी पैसा है ना, सबसे पहली चीज़ एज अ मुस्लिम जो हमारा बिलीव है, गोरे भी यही कर रहे होते हैं, वो एक तरह की चैरिटी करते हैं। तो मैंने ये सेट किया हुआ है कि भाई मेरी महीने की जितनी भी इनकम होगी ना, मैंने अपनी एक एक्सेल शीट बनाई हुई है, उसमें मैंने एक परसेंटेज रखी हुई है। उस परसेंटेज को मैं अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ। अब वो डोनेशन हो गया, वो सदका जारिया करना हो गया, वो किसी की शादी के लिए हेल्प हो गया, कोई दोस्त कर्जे में है उसकी हेल्प आउट कर दी। तो ये जो चीज़ जब से मैंने करना स्टार्ट की है ना, मेरे रिस्क में बरकत हुई है। अगर अब्दुल अजीज़ साहब को अपने आप को एक एडवाइस देनी हो, तो क्या एडवाइस देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रोड मैपर पॉडकास्ट, जिसमें मैं कोशिश करता हूँ आपको उन एक्सपर्ट से मिलाऊँ जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया, और हम जान सकें कि उनकी स्ट्रगल्स क्या रहीं, ताकि आप अपने रोड मैप में वो स्टेप्स अवॉइड कर सकें और अपने गोल्स तक जल्दी पहुँच सकें। आज जो हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, बड़ी हॉट जो है ना, ट्रेंडी उनकी स्किल्स है, और काइंड ऑफ एवरग्रीन स्किल है, लेकिन इसकी जो है ना डायमेंशन चेंज होती रहती हैं, इसके टूल्स और रिसोर्सेज चेंज होते रहते हैं। हम टॉकिंग अबाउट ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग अगर आप बिज़नेस रन कर रहे हैं, ब्रांडिंग के लिए आपको बहुत कुछ काम करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, उनकी जर्नी कैसे रही, आजकल ग्राफिक्स में क्या चल रहा है, और उन्होंने आज दुबई में सेटल हैं, तो दुबई में किस तरह सेटल हुए, आप में से अक्सर सोच रहे हैं दुबई जाने का, वो सारी चीज़ें, वो सारी जर्नी यहाँ पे शेयर करेंगे। सो लेट अस इनवाइट अस हिम, और उनका नाम है जनाब अब्दुल अजीज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम अजीज़, कैसे हो?
वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ भाई, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, फर्स्ट क्लास। अच्छा बहुत अजीज़, बहुत पहले पहले बहुत तो हम बहुत ये शुक्रिया आपका कोशिश। मुझे सिनवा पॉडकास्ट में इनवाइट करने का। सही है थैंक यू वेरी आपका। आपका थैंक्स कि आप सोते सोते आए हो। ठीक है। तो आई होप कि एनर्जी और जो आपका एक्सपीरियंस वो इंशाल्लाह इन पे कन्वे होगा। अब्दुल अजीज़, मच। पहले तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे गेस्ट की थोड़ी सी दिल लगी करवाएं, अपने ऑडियंस से कनेक्शन बिल्डअप करें और फिर इनको चीज़ें समझ आना ज़्यादा आसान हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट कि पहले अभी आप क्या कर रहे हो और फिर हम बैक स्टोरी पे आपकी आएंगे। ठीक है। तो मुझे जो है, मैं दुबई में हूँ। और आप जानते हैं मेरी बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में, लेकिन ऑडियंस के लिए मैं बता देता हूँ। मैं पिछले तकरीबन 12 साल से एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ, डिज़ाइन, एनिमेशन, ब्रांडिंग और वेबसाइट यूआई यूएक्स की फील्ड में। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना, और आजकल के लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आती है, और मेरे ख्याल से आपकी जर्नी से उनको हेल्प आउट होगा। बहुत सी फील्ड्स थी जिसमें आप जा सकते थे, ठीक है, लेकिन ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग ही की फील्ड में कैसे आना हुआ? वो अर्ली स्टेज क्या थी जब पता चल रहा कि यार ये कोई है जिससे कुछ हो सकता है इस फील्ड से? अच्छा, मतलब कि ग्राफिक डिजाइनिंग शुरू से ये सोच नहीं थी कि यार एज अ ग्राफिक डिजाइनर काम करना है। जो कराची से है और जो मुझे जानते हैं या जो ओल्ड एरियाज में रहते हैं, तो मैं तकरीबन अपने ज़िंदगी के मैंने 18 साल, भीमपोरा एक एरिया है वहाँ पे पाकिस्तान में, कराची में, वहाँ पे मैंने स्पेंड किया टाइम। और आफ्टर मैट्रिकुलेशन मेरी जो माली हालात ऐसे थे कि मेरे वालिद और वालदा ने मुझे कहा था कि अगर तुझे आगे पढ़ना है तो तुझे अपनी फीस खुद अरेंज करनी होगी। और उस टाइम पे 2006-07 की बात है, उन्होंने कहा कि भाई तुझे हजार रुपए घर में कुछ भी करके मुझे देने, ताकि मैं बाकी चीजें जो जो खाना पीना है तेरा, मतलब कि एक हॉस्टल टाइप उन्होंने मुझे कहा था कि बाहर जा, कमा और खुद कर। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे लाइट हाउस के पीछे एक पहले प्रिंटिंग प्रेस हुआ करते थे पूरी लाइन से, लुंडा बाजार जो है उसके पीछे एक पूरी प्रिंटिंग प्रेस की लाइन हुआ करती थी। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे वहां पर एक उनके कोई दोस्त यार थे, उनके बाद एज आउटडोर असिस्टेंट मुझे काम पे लगवा दिया। तो वहां पर मैं आउटडोर असिस्टेंट ऐसा काम करता था और मुझे 1400-1500 PKR मुझे वहां मिला करते थे। तो मेरा काम ये होता था कि वहां पे मेनली जो है वहां पे शादी कार्ड वगैरह, बिजनेस कार्ड और इस तरह की चीजें जो है प्रिंट होने के लिए आया करती थी। तो मैं वहां से उनके मटेरियल लेता था, लिखता था खुद, जाके ग्राफिक डिजाइनर के पास उनसे काम करवाता था, फिर वापस आता था, फिर उसमें चेंजेस हो तो फिर वापस जाओ। तो इस तरीके से मेरी ये अप एंड डाउन की जर्नी एक एज आउटडोर असिस्टेंट स्टार्ट हुई। लेकिन जब मैं उन्हें देखता था कि वो फोटोशॉप पे काम कर रहे हो, उस टाइम पे फोटोशॉप 6.0, फोटोशॉप 7.0 चल रहा होता था, तो मेरा भी दिल किया कि यार मैं भी ये सीखूं। मैंने इनपेस्ट से सीखना स्टार्ट किया। उस टाइम पे मुझे लाइक, आपको याद हो कि हमारे पास वो पेंटियम 1, पेंटियम 2 और जो प्रेग्नेंट वुमेन जैसे मॉनिटर होते थे वो हुआ करते थे। तो वो जो चीज़ है वो, उन चीज़ों ने मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया। और फिर मेरे दोस्त वगैरह थे कुछ जो जिनको फोटोशॉप आता था, तो वो क्या करते थे कि वो हीरो और जो बॉलीवुड पिक्चर्स वगैरह जो तस्वीरें होती थी हीरोइन के साथ, उस पे हीरो का चेहरा हटा के अपना चेहरा लगा देते थे। तो वो एक नई चीज थी हमारे लिए, यार ये तो बड़ी जबरदस्त कूल चीज है। तो ये चीजें सीखने के लिए मैंने उसमें स्टेप इन किया। वहां पे जाके बैठ के वो जो कर रहे होते थे मैं उनको देख रहा होता था, सीख रहा होता था, और अपने काम के बाद वहां पे जाके उनके पास बैठ के सीखने की कोशिश करता था। और क्योंकि मुझे जुस्तुजू थी तो वो भी मना नहीं करते थे, तो यहाँ से मैंने फिर फोटोशॉप सीखना स्टार्ट किया, फ्री हैंड सीखना स्टार्ट किया। अच्छा, अब मुझे मिलते थे 1500 उस टाइम पे। फिर मुझे एक एक ने ऑफर की कि यार तुझे काम आना शुरू हो गया है, तू एक काम कर हमारे पास आ जा, हम तुझे 3,500 रुपये देंगे। अब 1500 से 3,500 की जम, मेरे मुंह में पानी आया, मेरे को लालच आया, मैंने कहा चलो भाई ठीक है ये स्टार्ट करते हैं। फिर ये स्टार्ट करते करते फिर थोड़ा समझ आने लगा कि यार अगर आप उस टाइम पे 10-15 हज़ार रुपये कमाते हो तो बहुत है। तो सोच तो यही थी कि यार फ्री हैंड सीख लूंगा, फोटोशॉप सीख लूंगा, इलस्ट्रेटर सीख लूंगा, 15-20 हज़ार की जॉब मिल जाएगी, लाइफ सेट है, शादी हो जाएगी, बस सुकून हो जाएगा। फिर सीखते सीखते पता चला कि भाई अब ये भी सीखना है, ये भी सीखना है। और जो इस फील्ड की जो टेक्निकलिटीज होती है प्रिंट के लिए, वेब के लिए, अगर आप कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो, आपको कोई चीज़ समझ आ रही है, आप लोगो क्रिएट कर रहे हो, आप बिजनेस कार्ड क्रिएट कर रहे हो, तो उसकी कुछ टेक्निकलिटीज होती है, वो क्या होती है वो सीखने को मिली। ये सारी चीज़ें सीख सीख के एक 15,000-20,000 रुपए का गोल था कि भाई ये अचीव करना है, वो अचीव हो गया। उसके बाद फिर जुस्तजू भरी, उसके बाद फिर टाइम चेंज हुआ, तो फिर पता चला कि भाई अब तो वेबसाइट भी सीखनी पड़ेगी। अगर आपने 20,000 से 40 पे जाना है, 50 पे जाना है, तो आपको वेबसाइट की कोडिंग भी आनी चाहिए, HTML भी आना चाहिए,
CSS भी आना चाहिए। तो उस टाइम पे एक जो मेरी जॉब थी जहाँ पे मुझे 20-25 हज़ार मिल रहे थे, वो मुझसे छूट नहीं रही थी, और गोल ये था कि अब इसको डबल करना है और भी सीखना है। तो मैं डे में जॉब करता था, शाम में मेरी कोचिंग होती थी इंटर की, 12th क्लास की, और फिर रात में मैं 3 घंटे के लिए एक एजेंसी थी वहां जाता था HTML और CSS सीखने के लिए। वहां पे जाके उनसे वेबसाइट वगैरह का काम सीखा, ये सारी चीजें सीखी। और तो जहां मेरी जॉब 20-25 जहाँ मुझे मिल रहे थे, वहां पे जब मैंने अपनी HTML CSS स्टार्ट की सीखना, और जब ये स्किल मेरे रिज्यूम में ऐड हुई, मुझे इस चीज पे काम करने का मौका मिला, तो फिर ये है कि मुझे एक और ऑफर आ गई। एक कैनेडियन कंपनी थी, उन्होंने कहा कि हम आपको 50,000 देंगे। मैंने कहा चलो भाई, यहाँ से जंप करना स्टार्ट किया। तो ये मेरी कराची की जर्नी थी। मैंने 1-2 साल स्विच कर करके अपनी स्किल को बड़ा ग्रो कर करके काम सीखता रहा। फिर वहां से मुझे इंट्रोड्यूस किया मेरे दोस्त अब्दुल्ला बिन लईक ने। अपवर्क, जो पहले ऑडेस थी, अब अपवर्क हुई है। ऑडेस थी, freelancer.com था, इसके अलावा एक होती थी ईलांस करके वेबसाइट, शायद आपको याद हो, जो कि फिर बाद में ऑडेस और अपवर्क के साथ मर्ज हो गई। तो जब उसने मुझे फ्रीलांसिंग का बताया तो मैंने उस फ्रीलांसिंग में भी स्टेप इन किया। तकरीबन जो मेरा पहला प्रोजेक्ट जो मुझे अच्छे से याद है, freelancer.com पे मुझे मिला था तकरीबन 6 महीने की बिडिंग के बाद। वहां से जब मुझे शुरू में €70 या $70 की फर्स्ट अर्निंग हुई थी, फिर वहां से मेरा इंटरेस्ट और डेवलप हुआ फ्रीलांसिंग में। फिर मैंने उसमें भी स्टेप इन किया, वो भी करता गया साथ साथ। तकरीबन 2 हफ्ते पहले तक मैं अपवर्क पे टॉप रेटेड था। अभी मेरा टॉप रेटेड का बैच हट गया है, क्योंकि तकरीबन 2-3 महीने से मैं काम नहीं कर पाया हूँ। तो अपवर्क, पीपल पर आवर, guru.com, freelancer.com, फाइवर, इन सब पे भी काम किया, इन सब पे भी अभी तक प्रोफाइल है। तो ये चीजें भी है, साथ साथ मेरी चलती गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में बैठा हुआ हूँ, लेकिन ये है कि 2014 में यहाँ दुबई में लैंड किया था। यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रगल की, यहाँ पे जॉब हंट की, 2 साल यहाँ पे काम किया, 2 साल यहाँ की दुबई की मार्केट को समझा, देखा किस तरह होती है। और जो मेरी जो फ्रीलांसिंग की जर्नी थी वो भी साइड बाय साइड चलती थी। डे में जॉब होती थी और शाम में आके मैं अपने फ्रीलांसिंग के काम वगैरह कर रहा होता था। सही है। अच्छा अजीज़, इस दुबई वाले को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, पास में जो है ना कुछ डॉट्स हैं उसको कनेक्ट करते हैं। वो जो बात आपने की कि घर वालों ने आपको पुश किया कि जाके जो है ना कुछ करो, कमाओ, ठीक है। आप गए, जो भी चीज़ें आपको नज़र आई आप कनेक्ट हो गए असिस्टेंट के तौर पे। फिर वो डिज़ाइनिंग का एक एलिमेंट था, लोग कर रहे थे, आपने कहा चले मैं भी स्टार्ट करता हूँ। वो कब फील आई आपको कि ये डिज़ाइनिंग आपसे अलाइन हो रही है? क्योंकि जो अभी कॉमन प्रॉब्लम है लोगों की, और ख़ासतौर पे जो इस फील्ड में नई फील्ड्स में आ रहे हैं, उनका चैलेंज यही होता है कि कौन सी फील्ड्स को पिक किया जाए। तो क्या वो प्रेशर था या रास्ता ही वो नज़र आ रहा था कि जिसकी वजह से पिक कर लिया, और वो फिर अगेन आपकी नेचर से, आपके एक्सपीरियंस से या आपके विजन से वो अलाइन कर गया और आपकी स्किल से अलाइन कर गया? तो मैं चाहूँगा इस पार्ट पे थोड़ा सा एम्फेसाइज करो, ताकि इन लोगों के लिए आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए कि फील्ड किस तरह पिक की जाती है। अच्छा, ये जो आपका जो क्वेश्चन है ना, बड़ा मजेदार है। ये बहुत लोग पूछते हैं और मेरे भाई भी मगर यही चीज पूछ रहे होते हैं। मैंने खुद अपने भाई को इस चीज के लिए मनवाया है कि भाई ये मत देख के तुझे क्या करना है। मैं अपने भाई को यहाँ पे दुबई बुला के रियल एस्टेट का एजेंट बनाना चाहता था, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे रियल एस्टेट के एजेंट में मारा मारी बहुत है, लेकिन पैसा भी बहुत है। सही। ठीक है, दो चीज है। लेकिन मैंने इससे पूछा कि भाई तुझे क्या करना है। उसने कहा कि भाई मेरा ये गोल है, मुझे ये फोटोग्राफी, मुझे एसईओ, और मुझे ये वीडियोग्राफी, ये 3 चीजें समझ आती है। रियल एस्टेट का काम मेरे को अभी पता नहीं है किस तरह है किस तरह नहीं। मैंने कहा ठीक है, तू एक काम कर, इन तीनों चीजों में 3-3 महीने की या 4-4 महीने की या 6-6 महीने की इंटर्नशिप कहीं पे कर ले। मुझे जो भी बोलता है ना कि यार मैं अपनी लाइफ में क्या करूं, तो भाई मैं बोलता हूं आई एम नो बडी टू टेल यू वॉट यू वॉन्ट टू डू। हु द हेल आई एम नो बडी। मैं कैसे बताऊं कि भाई तुम क्या कर सकते हो? मुझे ना तुम्हारी स्किल्स का पता है, ना मुझे ये पता है कि तुम्हें किस चीज में मजा आता है। तो मैं सिंपल सी एडवाइस ये देता हूं कि जो जो तुम्हें चीजें सही लगती है कि हाँ यार ये प्रोफेशन मेरे लिए सही है, इस फील्ड में मैं जाना चाहता हूँ, उसकी एक लिस्ट बना लो। साल से 2 साल दो, 3 महीने दो, 4 महीने दो, 6 महीने दो। अगर आपको उस काम में मजा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप वो बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, फिर उस चीज को कंटिन्यू करो। ये एक मेरी सिंपल सी एडवाइस होती है यंगस्टर को, कि जो बोलते हैं कि हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा। जहां तक रही मेरी बात, शुरू में मजबूरी थी क्योंकि पैसा आ रहा था, और फिर वो पैसा जो है वो मजबूरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर शौक में कन्वर्ट हो गई। वो शौक मतलब कि मजा आने लगा। फिर ऐसा ऐसा टाइम भी आ गया कि हमने कभी कभार पाकिस्तान चौक में बैठ के
तकरीबन 22-22 घंटे 24-24 घंटे भी काम किया हुआ है। तो वो चीज़ मुझे थकाती नहीं थी, मुझे मज़ा आने लगा था। लेकिन उस वक्त ये हमें गाइड करने वाला हमारा कोई मेंटोर नहीं था, हमारे सर पे कोई ऐसा था नहीं जो कि बोले कि हाँ यार ये चीज़ तुम सही कर रहे हो, आगे अपनी ये चीज़ें अलाइन करो। तो उस वक्त जो है बस गोल जो था ना वो सिर्फ पैसा था। क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, काम में मजा आ रहा है, ये मेरा पैशन बनने जा रहा है, इस चीज का कोई आइडिया नहीं था, ना कोई समझाने वाला था, ना कोई सिखाने वाला था। मेरे ख्याल लेकिन से वो ज़माने चीज में। को मजा आ रहा था, तो हाँ। उस चीज को कंटिन्यू करते गए और लर्निंग भी करते गए साथ साथ। हाँ, और ये पैशन का वर्ड तो आजकल नया ही जादू हुआ है। उस जमाने में तो हाँ पैशन का बिल्कुल। वर्ड ही नहीं है। हम सुनते थे भाई ठीक है, काम करना है, जिधर से भी काम मिल जाए और जो चीज़ अलाइन हो जाए बाकी देखी जाएगी बात की बात में, राइट? तो बड़ी ऐसे अच्छी ही है। आपने बात की, और होना भी यही चाहिए। कोई बंदा आपको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि कौन सी स्किल है। सो वॉट एवर द फील्ड आपको समझ आ रही है, AI, ग्राफिक्स, आप स्टार्ट करेंगे आपको आईना नज़र आ जाएगा। आप कहते हैं यार मैं बहुत अच्छा डिज़ाइनर हूँ। जी सर, मैं अपनी बात करूँ तो मैंने एक ज़माने में फ्लैश की ट्रेनिंग ली ना, कोर्स ज्वाइन किया। मैं फ्लैश। चला गया वहाँ पे, तो कि भाई एनिमेशन सीखेंगे सारा को, जो फ्लैश, अब तुम अंदाज़ा लगा लो किस ज़माने की बात कर रहा हूँ। तो बड़ा हाँ अच्छा बिल्कुल मुझे याद है। हाँ, तो वहाँ पे गए, कुछ देखा, सिखाया भी सर ने, किया। कुछ दिनों के बाद ना रियलाइजेशन हुई कि यूसुफ साहब को चार कलर्स के अलावा सेंस ही नहीं है। अब मुझे चार कलर के अलावा सेंस नहीं है तो मैं कैसे एनिमेशन के अंदर प्ले कर सकता हूँ? सही है। तो वो समझ आ गई कि यार ये मेरी स्ट्रेंथ नहीं है। सही है। तो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको समझना ज़रूरी है कि स्टार्ट डूइंग समथिंग और फिर आपको रियलाइजेशन के वो डेटा लेके आप किसी के पास जाएंगे तो बंदा आपको अच्छा तराशेगा। अच्छा अजीज़, दुबई तो आप बड़ी आसानी से पहुंच गए, आपने बता दिया कि जनाब 2 साल की एफर्ट के बाद, लेकिन मैं चाहूँगा वो जो स्विच था वही जो आपने बताया था ना, बड़ा आसानी से, आसान नहीं था वो। तो वो जो स्विच था ना कि यार दुबई क्यों जाना है, एक तो पहले ये थॉट क्यों जाना है, क्या हालात थे, क्यों थे, और फिर वो पाकिस्तान से दुबई तक का जो सफ़र है या वो अच्छा, जर्नी वो ज़रा आप शेयर ये करें। मैं स्टोरी बताता हूँ, थोड़ी सी लंबी है लेकिन आसान बिल्कुल नहीं था। अच्छा, उस टाइम पे मैं जॉब करता था, जैसे कि अब मेरी सैलरी अगर 15,000 थी तो मेरे खर्चे 15,000 वाले थे, 1500 थी तो खर्चे 1500 वाले थे। फिर जब मेरी सैलरी 50 थी उस टाइम में मुझे 50-60 तकरीबन मिल रहे थे। मैं एक जॉब कर रहा था 24hours.com में। एक वो ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट थी जहाँ पे आपको वाउचर मिलते थे और आप जाके होटल वगैरह पे वाउचर वगैरह रिडीम करते थे। आई एम श्योर अभी भी होगी। तो वहां से मुझे किसी एक कंपनी ने अप्रोच किया, क्योंकि मैं डुबिजल पे उस टाइम पे, डुबिजल लिंक्डइन ये दो टूल थे। फिर बाद में इंडियन और बाकी चीजें आई। डुबिजल और लिंक्डइन पे मैं अप्लाई कर रहा होता था और तकरीबन मैंने 3-4 महीने लगातार अप्लाई किया। मुझे मैसेजेस आते थे डुबिजल पे, लिंक्डइन पे। और वहां से ये है कि मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया था कि हाँ यार मेरा पोर्टफोलियो लोगों को समझ आ रहा है, मेरा काम समझ आ रहा है, मुझे एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो आ रहा है। लोगों को रिस्पॉन्स भी नहीं आता था, हालांकि मेरे साथ के 2-4 दोस्त थे डिजाइनर थे, वो भी, उनको रिस्पॉन्स नहीं आता था। मुझे फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं से रिस्पॉन्स आ जाता था। और 1-2 बार मैंने फ्रीलांस भी किया है यूएई के क्लाइंट के साथ। 2013-2014 की बात बता रहा हूँ। फिर वहां से मुझे एक कंपनी ने कहा कि आप आइए 1 महीने के लिए हमारे साथ काम कीजिए, अगर हमें समझ आएगा हम आपको ये सैलरी देंगे, हम आपको वीजा वगैरह ये सारी चीजें हम आपकी मैनेज करेंगे। मैंने वहां से फिर रिजाइन किया, अपना 1 महीने का नोटिस पीरियड पूरा किया। वहां से मैं चल गया दुबई 2014 में, सीधा सीधा गया दुबई। अब वहां पर जब मैं गया तो क्योंकि हम जो है कराची में पले बड़े और वो जो ऑनर था वो इंडियन था, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट था टोटली इंडियन था। और वहाँ पे फिर उनके जो, जिनको वो मानते हैं, उनकी फ्रेम्स वगैरह तो मेरे लिए बिल्कुल न्यू चीज़ थी। तो मुझसे वो डाइजेस्ट नहीं हुई, तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। और काम उनके पास इतना होता नहीं था, मेरे को बैठे बैठे नींद आ रही हो रही थी ऑफिस के टाइम में। मुझे मजा नहीं आ रहा था टू बी ऑनेस्ट, जो मुझे करना था वो करने को मिल नहीं रहा था। फिर मैंने वहां से वो चीजें छोड़ी और दुबई पहुंचने का सफर ये था कि मुझे किसी ने मतलब कि प्लेट में रख के नहीं दिया। उस टाइम पे मेरे पास कुछ थोड़ी सी मेरी सेविंग थी और मेरी शादी को तकरीबन 4-6 महीने हुए थे शुरू शुरू के। अच्छा, अब वो जो सेविंग थी वो तो शादी में खत्म हो गई थी मेरी। इसके अलावा फिर मेरे पास जो दोस्त यार थे, अब मुझे पैसे चाहिए थे। तकरीबन तकरीबन उस टाइम पे मुझे अच्छे से याद है 2 से 2.5 लाख रुपए की मुझे जरूरत थी और 1.5 लाख रुपए मेरे पास जमा थे। अब मैं किसी एक, मेरे दोस्त भी सारे मेरे तरह निठल्लू नागारा, रोज का कमाने वाले, रोज का खाने वाले। तो मैंने कहा एक एक बंदा तो मुझे 2 लाख दे नहीं सकता। मैंने किसी से 30,000 पकड़े, किसी से 50,000 पकड़े, किसी से 40,000 पकड़े। मैंने कहा भाई तू दे, मैं तेरे को 6 महीने 8 महीने में दे दूंगा। इस तरह कर करके मैंने पैसा जमा किया, इकट्ठा किया, वापस यहाँ पर दुबई आया। जब लैंड किया तो यहाँ का जो उस वक्त पता नहीं कितना, याद भी नहीं है मुझे, उस वक्त 40 या 45 रुपये वहाँ का, दुबई का 1 रुपया और यहाँ के 40-45 रुपये। तो
थोड़ी सी स्ट्रगल हुई। और जब आप शुरू शुरू में यहाँ दुबई आते हो ना, एनी वन मतलब कि जो भी आता है ना यहाँ पे, अभी मेरे वालिद साहब भी मेरे साथ ही है, तो वो भी आते हैं ना, तो वो भी मुझसे पूछ रहे होते हैं भाई ये कितने का है। अच्छा, फिर वो कैलकुलेट कर रहे होते हो। ये हर कोई करता है, मैंने भी किया हुआ है, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आपकी अर्निंग, आपकी कमाई जब धर्म या डॉलर में होना शुरू हो जाती है ना, फिर आप ये छोड़ देते हो। तो शुरू शुरू में तो मैंने किया है बहुत। और शुरू शुरू में मैं विला में रहता था, वहां पे मुझे ये बेड स्पेस का कॉन्सेप्ट पता नहीं था। तो विला में जहाँ मैं रहता था, वहां पे 12 बंदे रहते थे एक रूम के अंदर, एक वॉशरूम, 12 बंदे, तीन तीन बंकर बेड, इस तरीके से मैं रहा हूँ। और फिर जब एंड टाइम पे मेरी सेविंग खत्म होना शुरू हुई, जब मेरे पास जॉब ऑफर नहीं थी, जब मेरी सेविंग खत्म होना शुरू हुई, तो एक टाइम ऐसा भी आया था कि मैं सुबह उठ के नाश्ते के लिए जाता था, वहां पे 1 दरम का आलू का पराठा मिलता था, 1 या 1.5 दरम का। मैं 3 आलू के पराठे लेता था, एक सुबह में खाया, उठा, जॉब अप्लाई की, सो गया। फिर दोपहर में उठा, खाया, बाहर निकला, थोड़ा चिलिंग किया, दुबई घूमा। फिर रात को आया, वही आलू का पराठा गर्म किया, खाया और सो गया। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैंने सरवाइव भी किया है जब मेरी सेविंग खत्म हो गई थी। सही है। फिर जाके जॉब का जो मुझे सीन है, जॉब मुझे ऐसे मिली कि जहां पे मैं जा रहा था, फेस टू फेस एजेंसी थी, वहां पर ऐसा था कि उन्होंने मुझे 2 दिन बुलाया, क्या हम आपका ट्रायल लेंगे, उस ट्रायल लेने के बाद हम डिसाइड करेंगे क्या है क्या नहीं है। जैसे कि अभी आपने कहा ना एडोबी फ्लैश, तो उस वक्त भी एडोबी फ्लैश ही था। हाँ बिल्कुल, एडोबी फ्लैश ही था। मेरे ख्याल से वो एडोबी एनिमेट के नाम से, आई एम नॉट श्योर कि वो एडोबी ने एक्वायर किया था या नहीं, लेकिन उनके पास बनते थे HTML5 के बैनर्स। तो उन्होंने कहा भाई HTML5 के बैनर से आप कर लोगे। मैंने कहा हाँ मैं करता हूँ और मैं कर लूंगा। उन्होंने 2 दिन की मेरी ट्रायल ली। उन्होंने कहा ठीक है हम आपको बताएंगे। अब मेरे जाने में 1 हफ्ता रह गया था और मेरे पास पैसे ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे, इतने थे कि बस अब मैं 1 या 2 दिन गुजारा कर सकूं। मेरी टिकट थी 3 दिन बाद की। मैं वहां पे फ्लाई दुबई का ऑफिस था, डेरा में ही, मेरे घर के पीछे जहाँ मैं रह रहा था, बेड पे शेयरिंग पे विला के पास। तो मैंने बस जाके वहां पे मैं लाइन में लगा ही हुआ था कि भाई मेरी टिकट आप आज की कर दो या कल की कर दो, मैं निकल लूँ। मैं बस लाइन में ही लगा हुआ था कि बस वो मैनेजर की कॉल आ गई कि हमने आपको सेलेक्ट कर लिया है, हम आपको ऑफर लेटर शेयर कर रहे हैं, आप ऑफिस आइए, ऑफर लेटर साइन कीजिए, फिर हम आपका वीजा प्रोसेस करते हैं। वहां पे मैंने अल्लाह का शुक्र किया, 2 लोग निफलाने शुक्र के परादे के, और वहां से मैं निकला हूँ सीधा भाग, उल्टे मुंह निकला हूँ। मतलब टिकट मैंने चेंज नहीं करा, बस मैं लाइन में ही था। बस ये अल्लाह का शुक्र है, जितना उसका शुक्र अदा करूँ कम है। बस वो हुआ है। वहीं से मेट्रो में बैठा हूँ, ऑफिस गया हूँ, लेटर साइन किया और फिर घर आके सुकून से चैन की सांस लेके सोया हूँ। जी जनाब, तो फाइनली रोड मैपर उर्दू वर्जन में भी अवेलेबल है। आप roadmapper.com पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ साथ इंग्लिश वर्जन पहले से अवेलेबल है। सो बोथ, अगर आप इंग्लिश रीडर हैं या उर्दू रीडर हैं, आप ई बुक वर्जन इनके फ्री में हमारी वेबसाइट roadmapper.com से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ वो लोग जो ऑडियो बुक रीडर्स हैं, तो उर्दू वर्जन की पूरी 8 आवर्स की ऑडियो बुक भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से इसको सुन सकते हैं। और अगर आप वीडियो सीरीज़ के अंदर इसको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि जनाब बुक में क्या है, उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। सिंपल मकसद ये है कि आपको हेल्प आउट किया जा सके, आप अपनी लाइफ, अपने कैरियर, अपने बिजनेस के रोड मैप प्रॉपरली बना सकें और अपने गोल्स को अचीव कर सकें। सिंपली विजिट करें roadmapper.com और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। और वो लोग जो हार्ड बुक रीडर हैं, जो चाहते हैं कि उनके पास ये हार्ड बुक में अवेलेबल हो, तो आप वहाँ से जाके इनको ऑर्डर्स भी कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप चाहें तो रोड मैप्स के चार्ट्स भी जो हैं उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं roadmapper.com। सही है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जर्नी और अच्छा आपने ये शेयर की। मैं ये चाहूँगा वो लोग जो अभी भी इस तरह की जर्नीज़ में हैं, इस हार्डशिप्स में कि दरवाजे बंद हुए हैं या नहीं खुल पा रहे हैं, तो अजीज़ उस टाइम पे सबसे बड़ा जो उसके साथ जंग हो रही थी, उसकी ब्रेन की जंग हो रही थी। यार छोड़ दे, ये चला जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ, पैसे नहीं है, फाइनेंशियल, अच्छा फाइनेंशियल प्रेशर भी आ गया, फैमिली का प्रेशर, फिर आपकी 4 महीने पहले शादी हुई थी, वो एक अलग प्रेशर, ठीक है कि यार मेरी शादी हुई, उनको सपोर्ट करना, सारी चीज़ें। तो उस रफ पैच के अंदर अजीज़ ने अपने आप को कैसे संभाला? और ये मैं इस एंगल से पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस जर्नी में अपनी लाइफ में इस तरह फंसे हुए होंगे, लेकिन वो नहीं हैंडल कर पा रहे होंगे, या स्ट्रेस में होंगे, डिप्रेशन में होंगे, एंग्जाइटी होगी। तो क्या था, अगर वहाँ से कुछ चीज़ें शेयर कर सको? यार बहुत मुश्किल था, इतना आसान नहीं था। एज अ मैन, मर्द, आप रोते नहीं हो, ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ पे लैंड किया ना, तो इंटरनेट का, इन चीज़ों का आइडिया नहीं था। बस मैसेज कर दिया घर पे। उस वक्त मतलब इतने टूल्स एडवांस नहीं थे जितने अब है। व्हाट्सएप हो गया, बॉटिम हो गया, स्काइप, ये सारी चीज़ें।
उस वक्त मेरी वालदा भी हयात थी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो जब मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया ना शारजा के यार तू आजा 2-4 दिन मेरे पास रह ले, वो भी शेयरिंग में रहते थे, ये वहाँ विला में रहने से पहले की बात है। तो वहाँ गया, अब रास्ते नहीं पता, उसने कहा यहाँ आ जा वहाँ आ जा, मैंने कहा भाई मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे बता मैं कैसे आऊँ। उसने कहा भाई ये टैक्सी कर ले, ये बस कर ले, इस तरीके से आ जा। मैं गया, दुबई लैंड करने के 2 दिन बाद जब मैं उसके पास गया हूँ, तो 2 दिन के बाद जब मैंने घर पे बात की है ना, जो मैं रोया हूँ, जो फूट फूट के रोया हूँ। मतलब कि उसके 2 बेडरूम का अपार्टमेंट था, सब आ गए मुझे चुप कराने के लिए। मैं वालदा का चेहरा देख के मैं बस रोक नहीं पाया अपने आप को, और वो जो 2 दिन की स्ट्रगल में ही ना मेरा पानी निकल गया था। और इतना आसान नहीं था, मैं 2 दिन के अंदर ही मैंने सोच लिया था कि यार मैं चला जाऊंगा। लेकिन बैक एंड ये भी था कि यार अब इतना खर्चा किया है, उधार ले लिया दोस्तों से, उनको वापस भी करना है। जॉब का तो टेंशन नहीं हो, पाकिस्तान चले भी गए, जॉब नहीं भी हुई तो मुझे पता है मैं करके दे दूंगा, उसका इशू नहीं था। लेकिन मैंने कहा यार अब दुबई आ गए ना, जॉब होना हो ऐसी की तैसी, घूम तो लो जरा। और मेरी वालदा ने भी ये बोला, जब कर लिया ना इतना खर्चा, अब है ना तो 1 महीना वहां पे घूम फिर ऐश कर। तो फिर जॉब की एक अलग थी डिबेट, वो एक अलग लड़ाई चल रही थी जॉब की, और साथ साथ में घूम फिर भी रहा था, ताकि दिल में ये मलाल ना रहे कि यार दुबई आया और घूम के नहीं गया, कम से कम घूमू फिरूँ तो सही। तो ये चीज़ थी। और सिचुएशन इतनी आसान नहीं होती है यहाँ पर आके, टू बी ऑनेस्ट। मैं तकरीबन पिछले 10 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। लास्ट के मैं पिछले मेरे 10 साल है ना, मैं हफ्ते या 2 हफ्ते मैक्सिमम कहीं पे फारिग बैठा हूँगा तो बैठा हूँगा, या मेरे पास काम नहीं होगा तो मैंने अपनी लर्निंग वगैरह में वो टाइम इन्वेस्ट किया होगा, या घूमने फिरने में टाइम इन्वेस्ट किया होगा। पिछले 2 महीने जो मेरे हैं ना, वो थोड़े से मतलब वो कहते हैं ना आपकी रोलर कोस्टर जो जर्नी होती है, रेनी डेज, तो पिछले मेरे 2 महीने वैसे गए। तो इस 2 महीने में मुझे अपनी वो, अभी जो आपने सवाल पूछा ना, तो वो मुझे अपनी एक जर्नी याद आ गई। जब आप यहाँ पर होते हो और आपके पास अर्निंग नहीं होती है ना, तो आपके जेब से जा रहा होता है, और वो फिर धर्म के सूरत में जा रहा होता है। रोज के 20-25 dirham यहाँ पे अगर आप न्यू आ रहे हो, आपका खाना पीना रहना आना जाना, तो ये जो जर्नी होती है ना, ये थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि आप टोटली काउंट कर रहे होते हो कि भाई 1 dirham आप 75 समथिंग का है। तो 1 dirham अगर आप जाके बाहर नाश्ता भी करते हो ना, 5 dirham का हल्के से हल्का नाश्ता, अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हो। अगर आप डेरा बर्दुबाई की तरफ रहते हो, आपका 5 dirham में नाश्ता हो जाता है। लेकिन वो 5 dirham फिर आप कैलकुलेट कर रहे होते हो कि यार ये तो 750-800 रुपए की लग गई मेरी, वहाँ पाकिस्तान में तो 200 रुपये में काम हो जाता था। तो ये जो है ना, ये फिर एक आपको थोड़ा सा मेंटली और टॉर्चर करती है, आपको फिक्रमंद करती है, आपके अंदर एक फिक्र पैदा हो जाती है कि यार किस तरह होगा। अभी तो मेरे रहने के 28 दिन है, अगर मैं 2 महीने के लिए आया हूँ तो अरे अभी तो 1.5 महीना पड़ा हुआ है, ये किस तरह चलेगा। तो सही ये जो चीज़ है ना, ये आपको हंट करती है, इसको आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह ओवरकम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग की फील्ड से हो, आपके पास कुछ ऐसी सोर्स ऑफ इनकम है जो कि हाँ आपको इनकम जनरेट करके दे रही है, कुछ भी हो सकती है, एफिलिएट मार्केटिंग हो सकती है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकती है, एनिमेशन की फील्ड हो सकती है, आप अगर वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो वो हो सकती है, जो भी हो, आपने कहीं ना कहीं अपने जो होती है ना एक इनकम सोर्स ऑफ इनकम, वो किसी ना किसी तरह से रखनी है। जॉब तो एक अलग चीज है, सोर्स ऑफ इनकम आपका कहीं ना कहीं एक चीज होना बहुत जरूरी है, वो आपको सही हेल्प आउट करती है काफी चीजों में। सही है। अब दुबई की बात चल पड़ी है, काफ़ी डिटेल में चीज़ें डिस्कस कर रही हैं, तो यहाँ पे हम चीज़ों को ऐड ऑन करते हैं, आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा भी उठाते हैं कि अब वो लोग जो आना चाह रहे हैं दुबई में, कुछ तो आपने बता दिया कि यार आप आना चाह रहे हो तो आपका कुछ ना कुछ बैकअप होना चाहिए, कुछ सोर्स ऑफ इनकम, और ख़ास वगैरह आपकी डिजिटल सर्विसेज या कुछ है तो वो ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव हो जाएगा। तो वो लोग जो अभी प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं आना चाह रहे हैं, या आ भी गए लेकिन फिर भी उनके लिए कुछ मसले मसाइल हैं, तो उनके लिए अगर मिनी रोड मैप हम देना चाहें आपके एक्सपीरियंस, और आई थिंक मैं चाहूँगा आप अपना वो भी शेयर कर सकें कि यू आर आल्सो प्रोवाइडिंग सर्विसेज और समथिंग लाइक दैट, के जो दुबई में आना चाह रहे हैं वॉट एवर दैट इज़, तो वो ज़रूर ज़रा शेयर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं जो देखने वाले ना, जो दुबई आना चाह रहा है, हालांकि दुनिया आना चाह रही है, जिनसे मैंने सीखा है, जो कि दिल दिल पाकिस्तान कर रहे होते थे ना एक टाइम पे, वो भी कह रहे हैं कि भाई हमारी जान छुड़ा पाकिस्तान से, टू बी ऑनेस्ट जैसे हालात चल रहे हैं। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि यार यहाँ के जो रूल्स है ना, वो हर 6 महीने में साल में चेंज होते रहते हैं। अभी जो रूल्स चल रहे हैं, अगर जो आप मेरी पॉडकास्ट देख रहे हो और जो रूल चल रहे हैं अभी, जो है ना, पाकिस्तानियों की वीज़ा की रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे आके लोगों ने भीख मांगना शुरू किया है, कोई ना कोई, मतलब कि इलीगल एक्टिविटीज़ में हम पाकिस्तानियों का नाम तो सर फहरिस्त है, अव्वल नंबर पे हम आते हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है।
मैं अपने खुद के फादर को भी स्पॉन्सर करना चाह रहा हूँ, लेकिन समहाउ उनका वीज़ा रिजेक्शन हो रही है। 2 बार मैंने वीज़ा अप्लाई किया, वो रिजेक्ट हो रहा है। अब जो वहाँ पे पाकिस्तान में बैठा हुआ है उसको यहाँ आना है, तो सबसे पहला चीज़ जाइटेक्स हो रहा है। अब जाइटेक्स के बेस पे यहाँ पे विजिट वीज़ा लेके आ जाए। नंबर 1 कहिए कि आप जाइटेक्स के लिए जाना चाह रहे हैं, आप जाइटेक्स की वेबसाइट पे जाइए। मेरे दोस्त ने अभी अप्लाई किया हुआ है, इसका वीज़ा इन प्रोसेस है। तो जब उसका वीज़ा आ जाएगा तो मैं उससे कोशिश करूंगा कि उसको कहूँ कि भाई एक वीडियो बना लेते, एक तरह छोटी सी पॉडकास्ट कर लेते, और जो दुबई आना चाहते हैं विजिट वीज़ा पे उनको तू थोड़ा गाइड कर दे किस तरीके से तूने अप्लाई किया और किस तरीके से तेरा वीज़ा आया। नंबर 1 चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई आप फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई करो, आपका वीज़ा आने की चांसेस ज़्यादा है। आप इंडिविजुअल अप्लाई करोगे वीज़ा मुश्किल से मिलेगा। मैंने अभी अपने छोटे भाई का, मुझे अपने फादर को बुलाना था, लेकिन उसके लिए मैंने अपने फादर का और अपने छोटे भाई का वीज़ा, दोनों का वीज़ा साथ पे अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का वीज़ा आ गया। ठीक है। अब मेरा एक दोस्त है जो कि तकरीबन 10 साल से दुबई में, अभी वो फिलहाल फिनटेक गया हुआ था और फिर वहां से पाकिस्तान गया हुआ था। अब जब वो विजिट वीज़ा पे आना चाह रहा है उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। नंबर 1। फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि भाई एक काम कर, वालिद साहब के साथ डाल दे या वालदा के साथ डाल दे। उसने अपनी वालदा के साथ वीज़ा डाला, उसकी वालदा का वीज़ा आ गया, उसका रिजेक्ट हो गया आगे। तो ये चीज़ है, इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। और एक और चीज़, जो वीज़ा की जो कॉस्ट है, किसी भी कंट्री के लिए आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हो, आपके वीज़ा की जो पेमेंट है वो नॉन रिफंडेबल होती है। तो आप किसी एजेंट से अप्लाई कर रहे हो, आप मेरे साथ, मैं भी आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ। और जो वीज़ा की जो कॉस्ट है वो आपको 600 दरम पड़ती है 1 महीने की वीज़ा की कॉस्ट, और 750 या 800 दरम है 2 महीने की वीज़ा की कॉस्ट। ये वीज़ा की कॉस्ट है। अगर किसी ने वीज़ा लगवाना है मैं उसकी हेल्प आउट कर सकता हूँ। मेरा दोस्त है एजेंट जिससे मैंने अपने वालिद का और अपने भाई का वीज़ा लगवाया, मैं उसकी हेल्प आउट कर दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जहन में रखना कि वीज़ा की रिजेक्शन हो जाएगी। और इसके अलावा आने के लिए अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल, अपना पोर्टफोलियो जितना अपडेट हो सकता है और जितना सेक्सी हो सकता है ना, वो करके रखो। यहाँ पे काम करने वालों की ज़रूरत है, लेकिन जब मैं आया था उस टाइम पे और अब बहुत कंपटीशन है। पहले इतना कंपटीशन नहीं था 2014 में, क्योंकि लोगों का आ गए तो आ गए, नहीं आए तो मसला नहीं है। अब जो है हर कोई, क्योंकि जिस तरह के हालात है, हर कोई भागना चाह रहा है। सिर्फ दुबई नहीं, जहां भी मौका मिले, ऑस्ट्रेलिया, फिनटेक, लंदन, अमेरिका, जहां जिसको मौका मिल रहा है वो बस निकलना चाह रहा है। दुबई ये है कि एक इजी जर्नी है, इजीली आपको वीज़ा मिल जाता है, 2 घंटे के ट्रैवल है। यहाँ पर आपको ये है कि थोड़ा सा आसानी से वीज़ा मिल जाता है। बाकी कंट्रीज के मुकाबले में दुबई जो है वो थोड़ा सा आसान है। दुबई हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, मतलब कि गल्फ कंट्रीज जितनी भी है आप वहाँ पे इजीली निकल सकते हो। सही है। अच्छा, इस पे वक्तन हम चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे जैसे रिकॉल होंगी। लेट्स कम टू योर कोर एक्सपर्टीज़, डिज़ाइनिंग की एक्सपर्टीज़ के ऊपर। आपने उसके साथ जॉब्स भी की हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के साथ भी काम किया है, एनिमेशन की साइड पे भी आ गए, राइट? सो वो बंदे जो भी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के अंदर आ चुके हैं, फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन उस लेवल पर अभी नहीं पहुंच पाए, लेट्स सपोज आपकी तरह प्रो लेवल या प्रोफेशनल लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, सो उनके लिए अगर हम कुछ स्टेप्स को आइडेंटिफाई करें कि अपनी जर्नी को किस तरह लेके जाएं और एक प्रोफेशनल बने, ताकि अच्छे क्लाइंट्स को अच्छी जॉब्स या अच्छी चीज़ों में वर्कआउट कर सकें। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिए प्लीज़। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो ग्राफिक्स में काम कर रहे हैं, लेकिन वो फंसे हुए हैं बेसिक तरह की ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर या हाई क्लाइंट्स को नहीं हंट कर पा रहे। उसकी 2 रीज़न है। एक रीज़न ये कि स्किल्स प्रॉपर उस तरह पॉलिश नहीं है। दूसरी रीज़न ये कि दे डू नॉट नो हाउ टू सेल, ठीक है, वे टू सेल और सारी चीज़ों में। और थर्ड एलिमेंट वो ये आ जाता है कि वो किसी ऐसे नेटवर्क, ऐसे जॉब के साथ काम नहीं कर सके जहाँ पे उनको एक्सपोजर मिलता। तो ये 3 चैलेंजेस हैं, और उनके लिए अगर हम कोई पाथ दे सकें कि किस तरह वो मूव फॉरवर्ड करें। अच्छा, सबसे पहले तो बात करते हैं स्किल्स की, जो आपने बात की। ठीक है, स्किल्स का पॉलिश होना, आप अगर कोई काम अपने हैंड ओवर ले रहे हैं, यानी कि आप किसी काम की जिम्मेदारी आ रही है आप पे, या क्लाइंट आपको किसी काम के लिए अप्रोच कर रहा है, तो उसमें आपका बेहतरीन से बेहतरीन होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो लोगो डिज़ाइन हो, एनिमेशन हो, वेबसाइट डिज़ाइन हो, फ्लायर डिज़ाइन हो, या कोई भी छोटी मोटी सर्विस हो, सोशल मीडिया की पोस्ट अगर आप अच्छे से बनाना जानते हैं, आपको पता है कि यूट्यूब का कवर किस तरह बनाते, किस तरह लोगों को मजबूर किया जाता है कि वो आपके यूट्यूब की वीडियो पे जाके क्लिक करें। ठीक है, तो अगर आपकी स्किल्स अच्छी है तो आपको काम मिलेगा डेफिनेटली। अगर नहीं है तो आपने उसके ऊपर काम करना है, वो आप खुद ही कर सकते हो। उसके लिए आप जो है बड़े बड़े जो मेंटोर है, जो डिज़ाइनिंग की फील्ड से वाबस्ता है,
आप उनको फॉलो करना शुरू कर दें। आपको लगता है कि हाँ यार इसको देख के मुझे ये काम करने में इंटरेस्ट हुआ है, तो आप उसका यूट्यूब चैनल देखे, उसकी पॉडकास्ट देखे, अगर उसका कोई इवेंट हो रहा है, उसकी कोई नेटवर्किंग हो रही है लोकली पाकिस्तान में या कहीं और भी, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। आप ऑनलाइन देखें, जैसे कि हमारे यहाँ ईशाम सर्वर है, एक बहुत बड़ा नाम है फ्रीलांसिंग का। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, ईशाम सर्वर वन ऑफ द बेस्ट पर्सन, आप उन्हें फॉलो करें, उनकी गाइडेंस देखें। उनकी तो आए दिन कोई ना कोई मोटिवेशनल वीडियो या कोई ना कोई यूट्यूब पे, कोई ना फेसबुक वगैरह पे कोई ना कोई वीडियो आ रही होती है। तो नंबर वन चीज़ तो ये है कि अपनी स्किल्स को पॉलिश करें और साथ साथ नई नई चीज़ें सीखते जाए। सेकंड चीज़ जो है वो आपने कहा क्या थी? सेकंड चीज़ ये आ गई कि उनको सेल करना नहीं आ रहा, हाई प्राइस पे या हाई मार्केट, राइट मार्केट को टारगेट नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस डिल्यूजन में मैं भी काफ़ी फंसा हुआ हूँ, क्योंकि जो एक प्राइसिंग पॉइंट होता है ना, वो आप किस तरह सेट करते हो वो आपको नहीं पता चलता कि भाई मैं अपने आप को राइट प्राइस पे सेट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो इसका एक सिंपल सा हल ये किया था मैंने कि जब मेरी सैलरी थी ना, मैंने कहा कि यार ये मेरी सैलरी है और इसका मेरा पर हावर ये प्राइस बन रहा है। तो उस प्राइस के हिसाब से अगर मैं कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो मैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर अपने आप उस प्राइस के हिसाब से मल्टीप्लाई करता था कि अच्छा यार अगर मेरा पर आवर $10 बन रहा है और ये प्रोजेक्ट जो है मैं 4 से 5 घंटे में कंप्लीट कर सकता हूँ, तो मैं उसको $50 इस प्रोजेक्ट की प्राइसिंग रखता था कि हाँ यार ये मैं $50 में कर दूंगा। अगर आपका प्राइस पर आवर $100 है और अगर आपको 5 घंटे लग रहे हैं काम करने में, तो आप उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 500 आपकी वो एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ जाएगी। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है मेरा जो मैं करता हूँ। तीसरी बात, आपने कहीं नेटवर्किंग की, नेटवर्किंग होना बहुत ज़रूरी है। एज अ डिज़ाइनर, एनिमेटर या एज अ फ्रीलांसर, हम लोग जब अपने लैपटॉप से लगे रहते हैं, एक कोने में बैठ के हम लोग काम कर रहे होते हैं, हम लोग नेटवर्किंग बिल्कुल नहीं करते। और नेटवर्किंग मैंने भी अभी तकरीबन 1-2 साल हुआ यहाँ पे करना स्टार्ट की है। और यहाँ पे जब आप नेटवर्किंग करते हो ना, तो पता चलता है कि भाई काम और भी है, और भी लोग हैं जो कि दुनिया में आपके हट के काम कर रहे हैं, आपके जैसा काम कर रहे हैं। तो आपको लोगों से मिलने को मिलता है, आपको पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ें भी कोई कर रहा है। आपको अपनी फील्ड के बंदे मिलते हैं, आपको अपनी नॉन फील्ड के बंदे मिलते हैं। अब जैसे कि मैंने अभी नेटवर्किंग करना स्टार्ट की है, तो अभी रिसेंटली मैं एक मेंटोर है एक तरह के, आप कह लो क्रिस डू द फ्यूचर, पूरी दुनिया जानती है। तो इस नेटवर्किंग इवेंट से मुझे पता चला कि यार क्रिस डू का इवेंट हो रहा है शारजा में। तो मैंने देखा यार ये क्रिस डू का इवेंट हो रहा है, मेरे पास काम भी था, मैं अपना लैपटॉप लेके वहां पहुंच गया। अब मुझे पता है क्रिस डू का ये इवेंट 1 घंटे में होने वाला है, तो 1 घंटे पहले मैंने अपने काम निपटाए, वहां पे इवेंट में बैठ के लैपटॉप पे साइड अपने काम निपटाए। जब उसका इवेंट होने वाला था मैं गया वहां पे, उसका इवेंट अटेंड किया, बड़ा मजा आया, बड़ा सीखने को मिला। 20 मिनट की इसकी टॉक थी और बाकी आधा घंटा उसने फुल मतलब के मचा दिया था, पब्लिक को एंजॉय करवाया। तो उससे सीखने को मिला, 20 मिनट की उसकी टॉक मिली, लोग हजारों डॉलर दे के जाके उसको 10-10, 20-20 मिनट की टॉक सुनते हैं, मुझे फ्री में सुनने को मिल गई। उसके साथ मुझे सेल्फी मिल गई, वो मेरे लिए एक गोल्डन नगेट हुआ। इस तरह से वहां पे मुझे 2-4 दोस्त ऐसे मिल गए जिन्होंने अपना काम स्टार्टअप किया हुआ था, तो उनसे मेरी बातचीत हुई। उनको कहीं ना कहीं हेल्प चाहिए थी, जहां पे मैं उन्हें हेल्प आउट कर सकता था वहां पे मैंने उन्हें हेल्प आउट की, वहां से मुझे एक क्लाइंट भी मिल गया। ठीक है, तो ये नेटवर्किंग जो है ना, ये बहुत बड़ा एलिमेंट है अगर आपने ग्रो करना है एज अ फ्रीलांसर, एज अ बिजनेसमैन। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि यार मार्केट में क्या चल रहा है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, और आपको अपने काम के बारे में, अपने बारे में खुद से बोलना पड़ेगा। अगर आप खुद से अपने काम के बारे में नहीं बोलेंगे तो और कोई क्यों बोलेगा? तो आपको अपनी मार्केटिंग खुद करनी है। या तो फिर दूसरी चीज ये हो सकती है कि आप एक सेल्स का बंदा उठाओ, अगर आप डिजाइनिंग में अच्छे हो तो आप एक सेल्स का बंदा उठाओ, उसके साथ टाई अप करो, 200 प्रोफेशनल लेवल पे हायर कर लो, जैसे भी हो आप उससे डील कर लो कि भाई ये प्रोजेक्ट है, इसका हम 40-60, 50-50 या 35-45 इस तरीके से हम लोग इसको डील करेंगे। आप प्रोजेक्ट पकड़ो, मैं काम करूंगा, जो भी पेमेंट आएगी हम उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, हम इतना ये शेयर्स कर लेंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आप जो डिजाइनर हो ना, आप कंप्यूटर के पीछे काम करने वाले बंदे हो, आपको फुल फोकस चाहिए। डिजाइनिंग इट टेक्स टाइम, ठीक है, कोई भी काम हो उसके लिए टाइम लगता है। या तो फिर आप काम कर लो या तो फिर अपने आप को बेच लो, दोनों चीजें आप अच्छे से नहीं कर सकते। मतलब मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज में अच्छा हूँ, दूसरी चीज में अच्छा नहीं हूँ। लेकिन मैं कहीं ना कहीं क्योंकि इतने टाइम से कर रहा हूँ, तो दोनों चीजों में मैं कहीं ना कहीं अपने आप को मैनेज कर लेता हूँ अपने टाइम के साथ। लेकिन अगर आपको सिर्फ काम करना है तो सेल्स के लिए बेहतर है कि आप कोई या तो हायर कर लो या किसी के साथ पार्टनरशिप कर लो। सही है। अच्छा अजीज़, मैं चाहूँगा आपकी जर्नी के अंदर ना जॉब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है और उसने आपको तराशने का अमल भी किया है।
तो अपने एक्सपीरियंस से और ख़ासतौर पे डिज़ाइनिंग के एंगल से हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ टू डू अ जॉब, और वो किस तरह निखारती है, और अर्ली स्टेज के जो लोग हैं उनको करनी चाहिए या आजकल खुद ही सोलो बैठ के स्टार्ट कर लें? थोड़ा सा जॉब वाले पार्ट में भी एम्फेसाइज मैं चाहूँगा। स्टार्ट जॉब से ही करें, मेरी प्रेफरेंस तो यही होगी, क्योंकि जब आप जॉब कर रहे होते हो आपको एक अच्छा खासा टाइम मिलता है, आपको एक टीम मिलती है, आपको सीखने का मौका मिलता है, ठीक है ना। उसमें फिर आपके साथ सीनियर भी होगा, आपके साथ जूनियर भी होगा। अगर आप मल्टीपल क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो उनकी एक डिफरेंट मतलब कि वो होगी एक्सपेक्टेशन जो कि आपने मीट करनी होती है। एज अ इंडिविजुअल जब आप स्टार्ट करते हो, आपके पास अगर कुछ इस तरह का क्लाइंट आ जाता है कि जिसको आप टैकल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, इंडिविजुअली लेवल पे, तो आप या तो क्लाइंट छोड़ देते हो या क्लाइंट आपको छोड़ देता है। तो वो चीज जो प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस से आप गुजरते नहीं हो। तो जब आप जॉब कर रहे होते हो ना, तो आप एक प्रोसेस से गुजर रहे होते हो, और वो चीजें आप अगर कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाते हो या आपसे काम नहीं हो रहे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपके बैकएंड पे टीम होती है जो कि आपको हेल्प आउट कर रही होती है। मैनेजर होता है, आर्ट डायरेक्टर होते हैं, मतलब सीनियर मैनेजर, और तो ये सारी जो है वो उस प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होते हैं, ठीक है। तो आपका सिर्फ और सिर्फ काम होता है कि आपने उस काम को करके आगे सबमिट करना है। एज अ फ्रीलांसर आपने मार्केटिंग भी करनी है, सेल्स भी करनी है, क्लाइंट के साथ भी डील करना है। तो इसके लिए ट्रेन होने के लिए बेहतर है कि आप शुरू में जॉब करें, किसी टीम के साथ काम करें। आपको पता चल जाएगा कि यार मैं इस लेवल पे हूँ, ये लेवल पे अब मैं नेक्स्ट लेवल के लिए मैं इंडिविजुअली काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। एज अ डिजाइनर मैं कहूँगा कि यार हम डिजाइनर्स के अंदर है ना, ओवरऑल जितने भी है ना, हमारे में एक प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग है ना अपने डिजाइन को इतना प्यार करते हैं कि हम लोग क्लाइंट को गालियां दे रहे होते हैं, अरे बेवकूफ़ है, इसको समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन एक्चुअल में बेवकूफ़ हम होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि भाई क्लाइंट को बिजनेस रन करना है। अगर हमारा बनाया हुआ डिज़ाइन उसका मैसेज अच्छे से कन्वे कर रहा है, उसके बिजनेस को कुछ लीड जनरेट करके दे रहा है, चार चार लगा के दे रहा है, तो वाई नॉट, वो क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा? उसको क्या ज़रूरत पड़ी है तुम्हें तंग करने की? ठीक है। तो ये चीजें जो है समझनी पड़ेंगी एज अ फ्रीलांसर अगर आप कर रहे हो तो। बाकी जॉब मेरी रिकमेंडेशन है। दूसरी चीज ये कि अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो एक चीज आपने पूछी थी कि यार वो लोग जो है फंसे हुए होते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते। तो उसका रीजन ये होता है कि वो जो छोटी छोटी गिग होती है ना, $5 के, $15 के, $50 के प्रोजेक्ट, तो वो छोटे छोटे जो क्लाइंट होते हैं ना, वो आपको फंसा के रख रहे होते हैं, ठीक है। अब मैं अपनी बात कहूँ कि अगर मुझे अगर 10 साल पहले अगर कोई कहता कि यार तू आने वाले 10 साल तक यही कर रहा है, ठीक है, तू यही करेगा, और अगर मुझे पता होता कि आने वाले 10 साल तक मुझे यही करना है, अगर मेरा कोई प्लान सेट होता, मेरा कोई रोड मैप होता, तो मैं क्या करता, मैं अपनी एक टीम साथ साथ बिल्ड कर रहा होता, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक टीम है, अगर मैं बिजी होता हूँ तो अपनी टीम को वो काम कन्वे कर देता हूँ। लेकिन अगर मुझे पहले से ही पता होता, मेरा कोई मेंटोर होता, तो क्या होता, वो जो छोटे छोटे क्लाइंट्स होते हैं ना, उसके लिए मैं एक अलग से एक डिजाइनर हायर करता, एनिमेटर हायर करता, और वो क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स उनको देता, और मैं फोकस करता सेल्स पे या बड़े प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है। क्योंकि जो छोटे छोटे क्लाइंट्स होते हैं ना, वो हर बार आपको तंग बहुत करते हो। पैसे नो डाउट आपको टाइम पे दे देंगे, 1 महीने बाद दे देंगे, आपको बार बार प्रोजेक्ट ला के दे देंगे, लेकिन वो तंग बहुत करते हैं, ठीक है। $50 का क्लाइंट आपको बहुत तंग करेगा, लेकिन वही अगर आपको $500 या 5,000 का डॉलर का क्लाइंट मिल जाएगा ना, वो आपको इतना तंग नहीं करेगा, और आपको काम भी उसी का साथ करने में मजा आएगा, क्योंकि वो $5,000 वाला उसे पता है कि मुझे क्या काम लेना है, और आपको भी पता है कि यार चलो ठीक है, इतनी बड़ी अमाउंट आ रही है और काम भी साफ सुथरा हो रहा है, तो आप भी उसी के साथ कंटिन्यू करोगे। तो ये जो है यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा कि कौन से कुछ ऐसे काम है जो कि आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, आपने उसे नो कहना है, आप बिग नो। सही है। आपने अभी एक बात की थी बड़ी इंपॉर्टेंट, वो थी नेटवर्किंग की, और उसके अंदर एक फ्लॉ ये आता है अर्ली स्टेज के लोगों का, और हम डिज़ाइनिंग की लेट से बस बात कर रहे हैं, स्किल के अंदर अभी उनकी स्किल बनी नहीं है, और जो उनको टाइम लगाना चाहिए अपनी स्किल को पॉलिश करने में, ग्रूम करने में, वो ये टाइम लगा रहे हैं नेटवर्किंग्स के अंदर। दे थिंक यार नेटवर्किंग करेंगे, लोगों के साथ जाएंगे, कनेक्ट करेंगे, सेल्फीज़ वगैरह बनाएंगे तो शायद हमारा सिस्टम चल जाएगा, लेकिन जो कोर एलिमेंट है उनको स्किल की डेवलपमेंट के ऊपर को फोकस करना चाहिए। तो थोड़ा सा अगर आप अपने एक्सपीरियंस से कनेक्ट कर सकें, जिस तरह आपने कहा कि आपने अभी लास्ट रिसेंटली जाके नेटवर्किंग में स्टार्ट किया, तो उससे पहले आपका कोर फोकस अपनी स्किल की डेवलपमेंट में, अपने आप को ग्रूम करने में, क्योंकि अब आप जाते हैं तो आपके पास कोई वैल्यू है डिलीवर करने के लिए, इसीलिए लोग कनेक्ट भी होते हैं। सही है। तो ज़रा ये डॉट्स कनेक्ट करें ताकि रियलाइजेशन हो, लोगों को पता चले यार नेटवर्किंग कब करनी चाहिए और कब वो फ़ायदा दे सकती है।
अच्छा, नेटवर्किंग तो आप एनी टाइम कर सकते हो, इसका कोई ऐसा वो रीज़न नहीं है। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि आप हो कहाँ पे। अच्छा, आप दुबई में हो ना, यहाँ पे नेटवर्किंग के तो काफ़ी इवेंट होते हैं। पाकिस्तान में थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट है, वहाँ पे गिनती के होते हैं और टाइम टू टाइम होते हैं। अब एज अ डिज़ाइनर, एज अ मतलब कि आप एज अ फ्रीलांसर इंडिविजुअल स्किल्स पे काम करना, वो तो आपको मस्ट है, उसके लिए आपको टाइम जाएगा। मुझे भी तकरीबन 12-15 साल से ज़्यादा हो गए इस फील्ड में। मैं सिर्फ और सिर्फ काम कर रहा था। और नेटवर्किंग में ऐसा नहीं है कि भाई मैं नेटवर्किंग के इवेंट में गया और वहाँ से प्रोजेक्ट उठा लिया, वहाँ से क्लाइंट ले लिया, वहाँ पे मैंने बात करना शुरू कर दी। नेटवर्किंग के इवेंट में जब मैं गया तो मुझे थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करने में टाइम लगा, मुझे समझ में आया कि हाँ इस तरह होगा। शुरू में तो मैं बोल ही नहीं पाता था, एक दो नेटवर्किंग के इवेंट में गया मैं बोल होता था, लेकिन मैं देख रहा होता था लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं, उनको देख रहा होता था, मुझसे बात नहीं हो पाती थी। थोड़ा सा मतलब कि मैं हेजिटेशन करता था, हेजिटेट होता था। आहिस्ता आहिस्ता वो हेजिटेशन खत्म हुई, फिर लोगों से मिलना जुलना हुआ, बात हुई, उनसे पूछा कि भाई आप क्या करते हो, मैंने बताया कि मैं ये करता हूँ, लाइफ कैसी जा रही है। जरूरी नहीं कि आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे ही बात करो, थोड़ा सा एक दूसरे को चिल आउट करो, थोड़े से मतलब कि आगे पीछे की भी बातें भी कर सकते हो, दोस्त बना सकते हो। थोड़ी सी रिलेशनशिप होना जरूरी है ताकि मार्केट में पता हो कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जहां तक रही स्किल्स की बात, स्किल्स आपने खुद ने डेवलप करनी है। उसके लिए आपका कोई मतलब कि वो नहीं है कि आपको कोई मतलब कि चुटकी बजाएगा और हो जाएगा। उसके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि भाई प्रैक्टिस, और जिस मेंटोर को या जिसके जैसा आप बनना चाहते हो उसको देखो, उसकी यूट्यूब वीडियोस देखो, उसके साथ हो सके उसके सेशंस अटेंड करो, या और भी मतलब कि डिफरेंट चीज़ें हो सकती है। अच्छा, मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी ना कि मेरा तो एंड गोल शुरू से पैसा था और मेरे सर पे जिम्मेदारियां थी। तो ये चीज़ों ने मुझे काम करने पे मजबूर किया, और मैं काम करते करते अपने आप को इतना पॉलिश कर गया, मुझे भी नहीं पता कि यार मैं ये चीज़ें भी कर सकता हूँ। इसकी मैं एक सिंपल सी एक बात बताता हूँ। मुझे आफ्टर इफेक्ट पे काम आता था, जैसे एडोबी फ्लैश आप बता रहे हो। 2016 में जब मेरी जो जॉब खत्म हुई थी ना, टर्मिनेट किया गया था मुझे, क्योंकि उनका एक क्लाइंट था, वो लॉस किया, तो उन्होंने तकरीबन 30 से 35 लोगों को टर्मिनेट किया था, जिसमें से मैं भी एक था। जब वो मेरी जॉब खत्म हुई, उसके बाद दिमाग में यही था यार जॉब खत्म हो गई, और उस वक्त मार्केट भी मतलब में बहुत डाउन थी। एवरी वन इज फायरिंग, नो वन इज हायरिंग, ये सिचुएशन थी। मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, मेरे पास एक कॉल आई, क्या भाई हमारे पास गूगल वेब डिजाइनर के लिए HTML5 बैनर करने वाला बंदा चाहिए, जो कि मैं एडोबी फ्लैश, जो कि अब एडोबी एनिमेट है, उस पर करता था। मैंने कहा गूगल वेब डिजाइनर, मैंने कहा ठीक है मैं बताता हूँ। मैंने उससे कहा कि आप मैं आपको 2 घंटे बाद कॉल करता हूँ, मेरी मीटिंग है। मैंने थोड़ी सी, हालांकि फारिग टाइम बैठा हुआ था घर पे चड्डी बनियान में, कुछ करने को था नहीं। मैंने मैंने कहा ठीक है मैं आपको 2 घंटे बाद कॉल करता हूँ। उस 2 घंटे के अंदर मैं यूट्यूब पे गया, मैंने देखा कि भाई है क्या ये गूगल वेब डिजाइनर। तो पता चला गूगल ने अपना न्यू टूल लॉन्च किया है बीटा वर्जन पे, और वहां से अब आप HTML5 के बैनर्स क्रिएट कर सकते हो। मैंने जाके इसकी ट्रेनिंग देखी 2 घंटे की। अब चूंकि मुझे आफ्टर इफेक्ट आता था, मुझे एडोबी एनिमेट आता था, और वो भी उसी तरह का इंटरफेस था, बस थोड़ा सा न्यू था। मैंने ट्रेनिंग देखी, 2 घंटे बाद मैंने कॉल की, मैंने कहा सर मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे बताइए कितने मंथ का प्रोजेक्ट है और क्या है, ये फुल टाइम जॉब है या फ्रीलांस है। उन्होंने कहा 6 महीने का प्रोजेक्ट है, और तकरीबन तकरीबन फ्लाई दुबई के कुछ 300 350 बैनर थे उस वक्त, डिफरेंट लैंग्वेजेस में, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, चाइनीज, जापानीज। कह रहे आपने सारे करने हैं, हमारे पास डिज़ाइन रेडी है, हर हर लैंग्वेज के 15-15, 20-20 साइजेस होंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, एक नई चीज़ है, हाथ साफ करते। और एक कोटेशन है अपना रिचर्ड ब्रैंसन की, जो कि वर्जिन का ऑनर है। वो कहता है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती ना, ये मत बोलो कि नहीं आती, यस, से यस एंड देन नो हाउ टू डू इट। तो मैंने वही जी। वही ट्रिक अप्लाई की, मैं कहा हाँ मुझे आती है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंटरफेस था। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि भाई बिल्कुल अगर मेरे को कोई बोले कि आके 3D का काम कर दो, ऑटो कैड में मेरी बिल्डिंग खड़ी करके दे दो, मुझे 3D एनिमेशन कर दो, तो वो चीज़ तो बिल्कुल मेरी कोर एक्सपर्टीज नहीं है, तो मैं उससे तो नो ही कर दूंगा। लेकिन मुझे पता था कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। मैंने स्टेप इन लिया, मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। ऑन साइट काम था, 6 महीने का प्रोजेक्ट था, मैंने वो 6 महीने का प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट खत्म हुआ, फिर उन्होंने मुझे 3 महीने और एक्सटेंड कर दिया। तो इस तरह से मेरा 1 साल जो है वो फ्रीलांसिंग में निकल गया। 3 महीने बाद उन्होंने मुझे फिर एक दूसरी एजेंसी में रिकमेंड कर दिया, कह रहा यार ये हमारे पास बंदा है, इसकी ये स्किल्स है और तुम्हें इस बंदे की जरूरत है, ये उठा लो। फिर मैंने एक गवर्नमेंट क्लाइंट के साथ काम किया, देवा, जो कि यहाँ पे एक एजेंसी थी, एज अ थर्ड पार्टी मैंने उनके साथ काम किया 4 महीने। फिर मुझे एक और कॉन्ट्रैक्ट मिल गया अपनी लिंक्डइन की रिसर्च वगैरह की बेस पे। तो फिर इस तरह से मेरी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट हुई। तो ये तो इसी के मैंने इस पे स्टेप इन लिया, फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। लेकिन ये है कि जो चीज़ है ना मेरी स्किल थी,
एक स्किल सेट था मेरे पास और एक न्यू टूल आया था, तो मैंने बस उसका इंटरफेस रीड किया, मैंने देखा कि उसमें किस तरीके से काम होता है और मैंने स्टेप इन ले लिया। अब टाइम के साथ साथ टूल चेंज होते रहेंगे। पहले एक ज़माने में कोरल ड्रॉ फ्री हैंड हुआ करता था, आज उसको कोई पूछता भी नहीं। अब एडोबी इलस्ट्रेटर है, एडोबी इनडिज़ाइन है, फिर XD आया, फिर स्केच आया, अब पूरी दुनिया फिग्मा के ऊपर जा बसी है। XD खत्म हो गया, स्केच का अब कोई पूछता नहीं है, अब फिग्मा चल रहा है। तो 2 साल 3 साल बाद फिग्मा हट जाएगा, कुछ और टूल आ जाएगा, लेकिन आपकी जो कोर स्किल्स है, आपकी जो क्या कहते हैं, आपकी जो बेसिक्स है, फाउंडेशन। अगर वो फाउंडेशन आपकी परफेक्ट है तो आपको टूल अडेप्ट करने में इतना टाइम नहीं लगता। छोटी सी ट्रेनिंग होती है, यूट्यूब पे हर चीज़ की ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। एक दिन 2 दिन में 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, टूल सीखो और अपने आप को पॉलिश करते जाओ साथ साथ। और बाकी नो डाउट काम करते करते टीम के साथ या इंडिविजुअली जब आप काम करोगे तो आपको और सीखने को मिलेगा। अगर आप टीम के साथ काम नहीं कर रहे, इंडिविजुअल लेवल पे भी काम करते हो, तो यार अगर आपकी नीयत अच्छी है ना, तो आपको कभी कभार कुछ ऐसे क्लाइंट भी मिल जाते हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्प आउट करते हो, और मुझे मिले और वो आज तक मेरे साथ कनेक्ट है। मैंने एक क्लाइंट के साथ तकरीबन 8 साल काम किया है। अब उसने जो है अपनी फील्ड ही मतलब चेंज कर दी है, क्योंकि वो अमेरिका में है, तो वो अपना उसकी एक एजेंसी थी, तो उसकी 8 साल उसकी मैंने वेबसाइट पे काम किया है। उसके बाद जो भी वेबसाइट का प्रोजेक्ट होता था वो मेरी टीम करती थी। सही है। आपने काफ़ी कोर्स सवालात के जवाब दे दिए, बल्कि जो मैं मल्टीपल सवालात थे उन आ गया, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये चीज़ है कि अपने आप को जो है ना स्किल की कोर फाउंडेशन को समझ लें। जब कोर फाउंडेशन को आप समझ लेंगे तो जब भी नया टूल आएगा आप उसको अडॉप्ट कर सकेंगे। और दूसरा ये कि एक तो होगा कि मार्केट आपको पुश करेगी, चैलेंज लेके आएगी कि भाई इस टूल पे या इस चीज़ पे काम करना है, उसको चैलेंज को लें रादर देन इसी ऑरा में रहें कि यार बस मैं इस पे काम नहीं करता, जो अक्सर लोगों के चैलेंज है और वो नहीं निकल पाते कि यार मैं नहीं, डरते हैं, लेकिन वो जब तक निकलेंगे नहीं ग्रोथ नहीं होगी। अच्छा, तीसरा एलिमेंट आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जो टूल्स का है, और अगेन आपने मेरे ख्याल से वो पूरा बता भी दिया। जो मेरा नेक्स्ट सवाल भी यही था कि करंट क्या चल रहा है, और करंट आपने जैसे अपडेट किया कि फिग्मा पे काम हो रहा है, तो अगर आप फिग्मा पे वर्कआउट करते हैं तो आपके लिए इफेक्टिव हो जाएगा। अजीज़, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हम पीछे आएंगे और कुछ एक दो डॉट्स आपके हैं जो मैं चाहता हूँ ऑडियंस के लिए कनेक्ट होना। जब आपने कंपनीज़ के साथ वर्कआउट किया और वहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ आपने वर्कआउट किया, वो जो एक्सपोजर है उसने आपको कैसे निखारा? मे भी शायद वहाँ पे आपको पे आउट अच्छा ना हो, लेकिन स्किल की पॉलिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मैं चाहूँगा वो एक्सपीरियंस ज़रा शेयर करें, सो ये अंडरस्टैंड कर सकें वो जो हमारा पिछला सवाल था जॉब वाला और सारी चीज़ों में, क्योंकि शायद आप उतने बड़े क्लाइंट्स को खुद नहीं ले सकते थे, लेकिन जॉब या उस कंपनी के थ्रू आपको वो एक्सपोजर मिला। तो वो जो क्लाइंट है, बड़ा हैवी क्लाइंट्स, उसके साथ तराशने का अमल कैसा रहा और क्या होता है वहाँ पे? शुरू में ना, कोई भी बड़ा क्लाइंट आपके पास डायरेक्ट नहीं आएगा, चाहे आप अपने फील्ड में कितने ही माहिर हो, स्किलफुल हो। जो एजेंसीज होते हैं, जो ब्रांड्स होते हैं, वो ज़्यादातर जाते हैं एजेंसीज के पास, ठीक है ना, डिज़ाइन एजेंसीज, स्टार्टअप या कंपनीज जिनके पास टीम होती है, क्योंकि उन्हें पता है इनके पास टीम है, ये हमारा काम अच्छे से मैनेज कर लेंगे। एक इंडिविजुअल की बस की बात नहीं होती कि वो एक कंपनी के सारे काम मैनेज करे, बहुत मुश्किल होता है। मेरे मामले में मुझे एजेंसीज के साथ काम करने को ज़्यादा मिला है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में फेस टू फेस था, एक एजेंसी है, फेस टू फेस एजेंसी है, फिर हक डिजिटल एक एजेंसी है जो कि अब AKQA है, फिर एक ग्रे। तो ये 4-5 एजेंसीज के नाम ऐसे थे जो कि मेरी CV के अंदर से मैं उनके साथ फ्रीलांस काम कर रहा था। तो ये जो एजेंसीज थी ये मुझे हेल्प आउट करती थी काम लाने में। मतलब कि इनके पास कोका कोला थे, इनके पास रानी थे, इनके पास बारबीकन था, इनके पास लिप्टन का क्लाइंट है, फेयर एंड लवली है, विमटो है, इस तरह के बड़े बड़े क्लाइंट्स थे उनके पास, उन्होंने मुझे काम दिया। इसके अलावा जब मैं काम कर रहा होता था किसी भी नए क्लाइंट्स के साथ, एक मेरे को बहुत फ्लाई दुबई के अलावा एक क्लाइंट मिला था मुझे कोका कोला का। अब वो चूंकि मेरे फ्रीलांसिंग की जो जर्नी थी ना, उसमें उस बंदे ने मुझे काम दिया था। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं उस वक्त जो है जॉब के लिए अप्लाई कर रहा होता था, लेकिन मुझे कॉल आती थी फ्रीलांसिंग की, क्योंकि उस वक्त मार्केट की डायनामिक्स कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर लोग फुल टाइम हायर नहीं कर रहे थे, फ्रीलांस हायर कर रहे होते थे। वो डायनामिक्स को समझने में मुझे टाइम लगा कि यार फ्रीलांसिंग और ये फुल टाइम जॉब दोनों डिफरेंट है। फुल टाइम जॉब में आपको एक फिक्स सैलरी मिल गई, 5,000, 10,000, 15,000 दरम, ये आपकी फिक्स हो गए। अब आपको पता है ये आपके हर महीने महीने में आनी है। फ्रीलांसिंग के अंदर अप्स एंड डाउन होते रहे, कभी मैंने एक महीने में 5,000 दरम का भी काम किया, तो कभी मैंने 25,000 दरम का भी काम किया।
तो ये अप्स एंड डाउन फ्रीलांसिंग की जर्नी में, बिजनेस में होते हैं, अप्स एंड डाउन होते हैं, रेनी डेज भी आते हैं आपके पास। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे टैकल करते हैं। अच्छा, अब जो है मेरी जो फ्रीलांसिंग की जर्नी थी, फ्रीलांसिंग की जर्नी की वजह से एक क्लाइंट था जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था, उसे फुल टाइम नीड थी डिजाइनर की। समहाउ मैं उसकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं था, तो उस वक्त उसने मुझे मुंह पे ही मना किया था कि यार ये तुम्हारे अंदर ये लैकनेस है और इसको तुमने बेहतर करना है, लेकिन अभी जो हम ढूंढ रहे हो वो तुम नहीं हो। खत्म। उसने मुझे एक फीडबैक दिया, मैंने उस पर काम किया, वो चीज़ मेरी कंप्लीट हुई। आगे जाके फिर इंटरव्यू में मैंने कभी वो चीज़ फेस नहीं की। लेकिन उसके बाद एक प्रोजेक्ट आया और उसको ओवर द नाइट वो काम करना था, और उसने पोर्टफोलियो में मेरे वो देख लिया था कि भाई ये बंदा ये काम करता है। उसने मुझे कांटेक्ट किया, कोका कोला का मेरे ख्याल से मेरे बिहार के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे है वो। उसने कहा कि यार ये मुझे ना कल क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देनी है, और उस वक्त था भी मैं पाकिस्तान में, अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहा था फैमिली के साथ। उसने कहा ये मुझे चाहिए और ये बजट है। मैंने कहा बाबा बजट बहुत अच्छा है, पकड़ लो क्लाइंट, जो भी ये देख लेंगे। और मैं तकरीबन ये कि 2-3 घंटे फैमिली के साथ बाहर था, घर पे आया, मैंने वो काम स्टार्ट किया, फजर तक मैंने वो काम किया, फजर पर ही उसको काम डिलीवर किया, सो गया हूँ। फिर जब उठाऊं तो उसने कहा भाई ये काम अप्रूव है, अब इसकी ये चीजें करनी है हमने, इसके लिए 2 दिन है तुम्हारे पास। तो वो 3 दिन में तकरीबन मुझे अच्छे से याद है 3,000 दरम का काम किया था मैंने। तो पर डे मुझे 1,000 दरम मेरे जनरेट हो गए। तो इस तरीके से मुझे तो ये जो है फ्रीलांसिंग की एक मेरी ये हो गई। और इसके अलावा आपका सवाल क्या था, मैं सॉरी मैं अटक गया हूँ, थोड़ा भटक रहा हूँ। जी जनाब, तो रोड मैपर बुक आपने पढ़ ली है या ऑडियो बुक सुन ली है या वीडियो बुक की जो सीरीज़ है उसको वॉच कर ली है, फिर भी कुछ सवाल आते हैं, फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है, फिर भी नॉट एबल टू टेक द राइट स्टेप्स टूवर्ड्स योर गोल और नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट द रोड मैप प्रॉपरली, सिंपली विजिट roadmapper.com/कंसल्टेशन। वहाँ पे कंसल्टेशन कॉल बुक करें और मैं आपके साथ बैठूंगा, 1-to-1 बैठूंगा और आपके रोड मैप के ड्राफ्ट को और आपके रोड मैप को ट्वीक करने में, उसको ऑडिट करने में, उसको इम्प्रूव करने में आपकी इंशाल्लाह ताला हेल्प आउट करूंगा। अब चलते हैं वापस पॉडकास्ट की तरफ। ठीक है, सही है, उसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। मैं चाहूँगा एक और आपके ना एक्सपीरियंस से मैं फ़ायदा उठाऊँ यहाँ पे, और जो अभी प्रॉब्लम आ रही है लोगों को जब वो प्लेटफॉर्म से हटे हैं, डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग पे गए, तो वहाँ पे वो उस तरह हंट नहीं कर पा रहे। और मैं भी आपकी जर्नी देख रहा था, आपके रिसोर्सेज भी, लिंक्स भी मैं शेयर करूँगा। आपने अपने प्रोफाइल्स को बहुत इफेक्टिवली मेंटेन किया हुआ, ख़ासतौर पे Behance के ऊपर। सही है, वो रिप्रेजेंट करता है, बताता है कि यार अजीज़ क्या करता है, मतलब वो लिंक ही बता देगा भाई मैं क्या कुछ करता हूँ, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ बात यही होगी भाई प्राइसिंग पे बात करते हो, टाइम पे बात करते हैं, कितना चीज़ें। तो मैं चाहूँगा, और आपने ब्रांडिंग के ऊपर भी बहुत काम किया, आपने बहुत से कंपनीज़ के ब्रांड्स के ऊपर भी जो है ना पूरा ब्रांड की थीम्स वगैरह बताई हैं। तो एज ए पर्सनल जो फ्रीलांसर्स भी आ जाते हैं, डिज़ाइनर्स भी आ जाते हैं, उनको किस तरीके से अपने आप को सोशल मीडिया पे ग्रूम करना चाहिए, बिल्डअप करना चाहिए, ताकि वो डायरेक्ट क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकें? अच्छा ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ में मैं अभी लैग कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी उस पर काम कर रहा हूँ। तो ये मेरी ट्रिप है। जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको NDA साइन करना पड़ता है, जो कि आप स्पेसिफिक 6 महीने साल तक अपनी प्रोफाइल में ऐड नहीं कर सकते। लेकिन आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, चाहे वो कुछ भी प्रोजेक्ट हो, लोगो हो, कैसा भी काला पीला गोला घंटा काम हम बोलते हैं ना, गोला घंटा काम भी हो ना, अपने पोर्टफोलियो में डालो। हम पहले के टाइम में क्या होता था कि हम लोग काम किया, हमने वो इमेज उठाई, अपने बिहार के पोर्टफोलियो पे डाल दिया। वो मेरे बिहार के पोर्टफोलियो पे अगर लोग जाके नीचे देखेंगे ना, वो गोला गंडा काम आज भी कहीं ना कहीं है। और वो देख के आज भी मुझे हंसी आती कि यार मैं एक टाइम में ये भी काम कर रहा होता था। अब जो है ट्रेंड जो है काफ़ी चेंज हो गया है। अब जैसे कि आप कोई वेबसाइट कर रहे हो, मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हो, ब्रांडिंग कर रहे हो, तो आपने पूरी जर्नी बतानी होती है कि भाई ये क्लाइंट था, इसके ये मेन पेन पॉइंट्स थे, इसको ये रिक्वायरमेंट्स थी, और मैंने इस तरीके से इसको ओवरकम किया। एक तरह से आपने पूरी केस स्टडीज बना के उसको प्रेजेंट करनी है। जहां आप ये केस स्टडी बनाते हो और आगे प्रेजेंट करते हो ना, तो अगला जब बंदा है ना जो आपको काम दे रहा है, वो भी मतलब कि पढ़ा लिखा बंदा है, वो अगर पैसा दे रहा है तो वो देख के देगा कि भाई कौन है, क्या कर रहा है। आप केस स्टडी बना के आप 10 काम शेयर मत करो, आप अपना एक काम शेयर करो, केस स्टडी बना के उसको बताओ कि भाई ये मेरे पास क्लाइंट था, इसके जो कुछ प्रॉब्लम थी वो आपकी काम के हिसाब से फेमिलियर प्रॉब्लम थी, इसके पास ये प्रॉब्लम थी और मैंने इसका ये सॉल्यूशन दिया और ये केस स्टडी है। आप एक काम प्रेजेंट करो, क्लाइंट अट्रैक्ट होगा, आपके पास आएगा। नहीं भी आएगा, ठीक है, नहीं भी आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट में कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, ठीक है। नंबर 1 ये, बहुत सारे फ्रीलांसर घुसे पड़े।
बहुत सारे अपने आप को प्रोफेशनल कहते हैं, लेकिन जब मैं काम करवाता हूँ तो मेरे मुंह से भी पता नहीं क्या उनको बोलना पड़ता है, लेकिन प्रोफेशनल वर्ड्स निकलते हाँ, बहुत बहुत हैं। प्रोफेशनली मैं उनके मुंह पे बोलता हूँ, क्या बोलूँ अब मैं। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि जब आप अप्लाई कर रहे होते हो ना, तो सिर्फ आप ये मत देखो कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या फ्रीलांसिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो। मेरा समहाउ मेरे अंदर प्रॉब्लम ये थी कि मैं अपनी सीवी जो है ना 6 महीने साल में अपडेट कर रहा होता था पोर्टफोलियो के साथ, और वो मैं अपडेट करके मैं बिहांस पे, ड्रिबल पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर हो गया, ट्विटर पे भी एक टाइम पे जॉब आ रही थी, जो हैशटैग सर्च करके हम लोग सीवीज भेज रहे होते थे। मैं कोशिश करता था कि मैं अप्रोच करूं, वो एक बंदा मेरा काम देख ले, उसके माइंड में फिट हो जाए कि भाई ये मेरा काम है, ये बंदे का काम है, और अगर मेरे पास कभी कोई काम आया तो मैं इसको इस तरीके से, ये काम के लिए इस बंदे को अप्रोच करूंगा। अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ था, मैं जब अप्लाई कर रहा होता हूँ, अप्लाई हो गया तो उसने पोर्टफोलियो देख लिया, भले उसके पास काम ना हो, लेकिन 3 महीने 6 महीने बाद अगला बंदा आता है और वो आपको काम दे के जाता है। आपके बस शर्त ये है कि आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसी आई कैचिंग चीज हो जो कि उसे अट्रैक्ट करे, या उसके मतलब की कोई चीज हो। मेरे पास एक क्लाइंट आया था, एक नहीं बल्कि 2-3 क्लाइंट आए। उन्होंने कहा कि भाई हमने आपका ये काम देखा था, उस वक्त हमारे पास रिक्वायरमेंट थी लेकिन वो फुलफिल हो गई थी, लेकिन हमें आपका ये काम अच्छा लगा था तो हम आपसे इस वक्त अभी ये काम करवाना चाह रहे हैं। मेरे पास अमेरिका से भी क्लाइंट आया है, मेरे पास यूएसए से भी क्लाइंट आया है, मेरे पास अब स्विट्जरलैंड से भी क्लाइंट आया है। वो भी मतलब कि मैंने जब अपनी हिस्ट्री में जाके चेक किया तो पता चलता था इसको मैंने 3 महीने पहले अप्रोच किया था, इसको मैंने 6 महीने पहले अप्रोच किया था, इस तरीके से। तो सही एक है। तो चीज ये हो गई, अपने पोर्टफोलियो को अपडेट रखो, ठीक है, अप्रोच करो, अप्रोच करने का तरीका होता है, ठीक है। नो मैटर आप शुरू में गलत करोगे, अच्छा नहीं लगेगा, आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको चीजें समझ आना शुरू होंगी, आप अपने काम को और बेहतर करोगे। आप जो मेरी जो सीवी है, अगर मैं अपनी पहली सीवी की बात करूं, वो तो मैंने किसी से टाइपिंग वाले से 50 50 रुपए दे के पाकिस्तान में लिखवाई थी। लेकिन अब जो है मैं अपनी सीवी को कांस्टेंट अपडेट कर रहा होता हूँ पोर्टफोलियो के साथ, नए नए प्रोजेक्ट्स के साथ, कि भाई ये मेरे रिसेंट प्रोजेक्ट्स है। अब मैं अपने 10 साल पुराने काम नहीं डाल रहा, अब मैंने जो 6 महीने पहले किया है, साल पहले किया है, वो काम मैं ऐड कर रहा होता हूँ अपने पोर्टफोलियो में, और फिर क्लाइंट को अट्रैक्ट कर रहा होता हूँ कि भाई ये काम मैंने किया है, ये मेरी केस स्टडीज है, इनके ये प्रॉब्लम थे और इतने दिनों में मैंने इनको ये सॉर्ट आउट करके दिया है। अभी रिसेंटली लास्ट वीक मैंने तकरीबन वही HTML5 के बैनर्स वो मेरी एक कोर स्किल्स में आ जाता है, तो वो जो है तकरीबन 175 बैनर का एक प्रोजेक्ट आया था मेरे पास, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं 2 महीने से रेनी डेज में था। तो वो अपने रेनी डेज को मैंने अपनी लर्निंग में इंक्लूड किया, अपने पोर्टफोलियो पे काम किया, अपनी वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, 10 चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, मतलब कि अपने आप को समहाउ बिजी रखा हुआ है। रेनी डेज इसका मतलब ये नहीं है कि सर पकड़ के बैठ गए या कुछ, अपनी चीज़ों पे काम करते रहो, कीप बिजी योर सेल्फ समहाउ, ठीक है ना। आप मेहनत करोगे तो ऊपर वाला आपकी मेहनत को सराहता है, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं दे जाता है। अब वो 2 महीने का जो मेरा एक वो जो है, अगर मैं जॉब करता 2 महीने, अगर समझ लो फॉर एग्जांपल अगर मेरी सैलरी 10,000 भी होती, तो वो मैंने एक प्रोजेक्ट से निकाल ली। क्योंकि आप उस रेनी डेज में अपनी स्किल में अपने आप पे काम करते रहे और जैसे ही डॉट्स कनेक्ट हुए वो आपने कवर अप कर लिया। बिल्कुल इसी तरह। सही है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की थी और मैं चाहूँगा यहाँ पे लोगों के लिए इन्फेसाइज करें, जो आपने ये जिक्र किया था कि जब आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करो तो वहाँ पे आप ये बताओ कि क्लाइंट कौन था या कैसे आया और उसकी क्या प्रॉब्लम थी और आपने उसके लिए क्या सोल्यूशन या क्या आपके काम से उसको हेल्प आउट हुई। अब ये बड़ा क्रिटिकल पार्ट है जो मोस्ट ऑफ द पीपल को समझना चाहिए, और फ्रीलांसर्स को वो होता क्या है, वो किसी एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हैं और एक चीज़ उन्होंने बनाई होती है और उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि यार हमने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, लेकिन वो ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाते क्लाइंट्स को कि भाई उन्होंने किस कोर एलिमेंट पे काम किया, और फिर वो ये कहते हैं यार हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया है लेकिन हमारे पास क्लाइंट नहीं आता। और वो रीज़न यही है कि आप ये स्पेसिफाई नहीं कर पाते कि भाई आपकी वजह से उस प्रोजेक्ट में क्या हुआ और क्या रिजल्ट या क्या आउटकम आया। तो बहुत इंपॉर्टेंट की आपका पॉइंट क्या आपने रोल था? आपका क्या रोल था, ठीक है। और बिल्कुल जब आप मेरे अपना रोल सही तरह एक्सप्लेन करने के काबिल होंगे तो इसका मतलब आपको पता है आपका क्या काम है और आप उस तरह के क्लाइंट्स को टारगेट कर सकते हैं और क्लोज होगा जिस तरह आपकी जर्नी में रहा। अच्छा, अब थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा फ्रीलांसिंग के जो है ना आउटपुट पे आते हैं या आउटकम पे आते हैं। आपने माशाल्लाह फ्रीलांसिंग से अर्निंग करके और फ्रीलांसिंग प्लस जॉब से सिस्टम बना के आपने अपने आप को स्टेबल किया, ठीक है। और आपने जो बैकग्राउंड बताया कि बिल्कुल अर्ली स्टेज से आप जब इंटर कर रहे थे तब से आप निकले थे और पैसा कमाना और आपकी नीड थी। फिर आपने इन्वेस्टमेंट्स करके अपने को भी अपना फ्यूचर भी सेव किया, अपनी फैमिली का फ्यूचर भी सेव किया, कुछ पाकिस्तान में, फिर दुबई में सेटल हो गए, सारा कुछ हो गया। ये एक वो चीज़ है
जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत क्रिटिकल है, जो है पैसे को सही तरह यूटिलाइज करना, जो हर कोई नहीं कर पाता। और ख़ास तौर पे अभी अर्ली स्टेज के जितने भी फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। वो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे जो फ्यूचर में एक्सपेंसिव बन रहा है, लाइबिलिटी बन रही है, फ़ायदा नहीं। तो ये जो माइंड सेट था, ये जो जर्नी थी, और आप किस तरीके से उन नए लोगों को जो पैसा कमा रहे हैं, जिनके पास रेवेन्यू आ रहा है, किस तरह से अपनी जर्नी को लेके जाए ताकि अपने आप को स्टेबल कर सकें, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकें और आगे अपने आप को एक्सपेंड कर सकें। अच्छा, मैंने ये जो चीज़ है ना, जो आप बता रहे पैसे की इम्पोर्टेंस, ये मैंने जब मैं बैंकरप्ट हुआ था ना एक टाइम पे, आपको भी याद है, आपके पास भी आया था मैं अपनी गाइडेंस वगैरह के लिए, तो ये मैंने वहाँ से सीखी। तो कुछ चीज़ें होती है जो कि आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और कुछ चीज़ें होती है जो आप ठोकर खा के सीखते हैं। तो ये जो चीज़ है पैसे की इम्पोर्टेंस, ये मैंने ठोकर खा के सीखी थी। क्योंकि मेरे पास जो पैसा जब मैं कमा रहा होता था, तो मैं वो सारा का सारा पैसा घर बेच देता था। घर बना लिया, वालिद साहब का कर्जा जो वो निपटा दिया, और थोड़ा बहुत अपनी अयाशियों में उड़ा दिया। और बस जॉब के टाइम की बात कर रहा हूँ, 2014, 15 और 16 की। क्योंकि ये 2 साल मेरी जो जॉब थी ना, एक एक आपके पास इनकम आ रही होती है। जब आ रही होती है ना, तो आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो, मोबाइल ले लिया, लैपटॉप ले लिया, इधर चले गए, ये घूम लिया, इधर कर लिया। मेरा हर 3-3 महीने में पाकिस्तान चक्कर लगता था, हर 3-4 महीने में। जहाँ छुट्टियां आती थी 2 दिन की, मैं 2 दिन की छुट्टियां एक्स्ट्रा लेता था, उसमें हफ्ता इतवार ऐड करता था, एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान आ गया। तो इस तरह से मैंने बहुत अयाशियां की हैं, मतलब के। लेकिन जब मैं बैंकक्रप्ट हुआ तो मुझे पता चला कि भाई, फिर मैंने अपने आप को देखा कि पीछे मैं क्या करता रहा हूँ। फिर जाके मुझे पता चला ये चीज़ें हैं जो कि मैं गलत कर रहा हूँ। और अगर आप भी इन चीज़ों से गुजर रहे हो, तो आप देखो कि भाई आप कहाँ क्या गलत कर रहे हो, कहाँ पे आपका पैसा ज़ाया हो रहा है। अभी जो है मेरा सिंपल सा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। उस क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री मैं हर महीने चेक करता हूँ। मेरे पास 3-4 क्रेडिट कार्ड है यहाँ पे दुबई में, लेकिन एक मेन क्रेडिट कार्ड है जो कि मैं अपने घर के एक्सपेंसेस के लिए अलग रखा हुआ है। एक मेन क्रेडिट कार्ड है जो कि मैंने अपने एक्सपेंसेस के लिए अलग रखा हुआ है, जिसमें आपकी आईटी की चीज़ें हो गई, मेरी कुछ टूल्स की सब्सक्रिप्शन है, एडोबी है, फिग्मा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो मैं हर महीने अपनी रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, और उससे मुझे पता चलता है कि भाई ये चीज़ ज़रूरी है और ये चीज़ फालतू है। तो जो फालतू की चीज़ है मैं उसे स्कैप कर रहा होता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि जितना भी पैसा है ना, सबसे पहली चीज़ एज अ मुस्लिम जो हमारा बिलीव है, गोरे भी यही कर रहे होते हैं, वो एक तरह की चैरिटी करते हैं। तो मैंने ये सेट किया हुआ है कि भाई मेरी महीने की जितनी भी इनकम होगी ना, मैंने अपनी एक एक्सेल शीट बनाई हुई है, उसमें मैंने एक परसेंटेज रखी हुई है। उस परसेंटेज को मैं अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ। अब वो डोनेशन हो गया, वो सदका जारिया करना हो गया, वो किसी की शादी के लिए हेल्प हो गया, कोई दोस्त कर्जे में है उसकी हेल्प आउट कर दी। तो ये जो चीज़ जब से मैंने करना स्टार्ट की है ना, मेरे रिस्क में बरकत हुई है। ये चीज अगर आप करते हो, लोग कहते हैं कि यार हमारी इनकम भी इतनी नहीं है, हम 10,000 कमाते हैं, हम 30,000 कमाते हैं। मैंने कहा जितना भी कमाते हो, 100 रुपये भी कर सकते हो अल्लाह की राह में खर्च। 100 रुपये करके देखो, 100 रुपये से स्टार्ट करो। मैंने भी तकरीबन 50 दरम से स्टार्ट किया था। आज कितना जा रहा है, मैं वो एक अलग ही कहानी है। हम्म, सही है। ये बड़ा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट किया, और मैं इसके ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ कि हमारी यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ी है जिसके ऊपर मैंने ये बात की थी कि हाउ टू पे अल्लाह शेयर, और उसके अंदर हमने इसी कॉन्टेक्स्ट में बात की हुई है कि भाई किस तरीके से आप शेयरिंग को निकालें, और वो आपको हेल्प आउट करती है, और मुझे भी इसने काफ़ी हेल्प आउट किया। और वही कहते हैं ना, जब आपका रिस्क किसी और की तरफ जा रहा होता है तो उसकी वजह से शायद आपके लिए अल्लाह दरवाजे खोल देता है, ठीक है। और बिल्कुल, एक इसीलिए और चीज मैं यहाँ पे, सॉरी आपकी आप बात काट रहा हूँ, मेरे जहन में आई है। ये जो मेरी फ्रीलांसिंग की जर्नी है ना, इस पे मैंने जो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट किया है, अपनी कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूट किया है ना, उसने भी मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया है। 2016 में मैं जब मुझे टर्मिनेट किया गया था, तो उस टाइम पे मेरी सर्चिंग स्किल्स अच्छी थी। और जैसे कि मैंने बताया, 20, 25 या 30 लोग थे जिनको टर्मिनेट किया गया था। उसमें से काफ़ी ऐसे सीनियर्स थे जो कि वहाँ पे 8-8, 10-10 साल से काम कर रहे थे कंपनी में। तो उन्होंने कहा कि भाई तेरी सर्चिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, हमने तुझे देखा है सर्चिंग करते हुए, तू इन चीज़ों में अच्छा है, तेरे पास जब भी जॉब आए ना, तो हमें भी शेयर कर दिया कर। तो वो मैं उनके साथ शेयर करना शुरू कर दी। अब मैं हर एक को इंडिविजुअली 10-10, 12-12 लोगों को अलग से शेयर कर रहा हूँ, उसमें मेरा टाइम जाता था। मैंने क्या किया, मैंने ग्रुप बनाया, मैंने उन सबको वहां पे ऐड किया। मैंने कहा जो भी आएगा मैं इस ग्रुप में ऐड करूंगा, तुम भी अप्लाई करो, मैं भी जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, जिसका नसीब, जिसके रिस्क में लिखा नसीब में लिखा होगा मिल जाएगी। फिर वो 10-12 बंदों ने अपने 10-12 बंदे लाए, कोई यहाँ से लाया, कोई वहां से लाया, तो एक मतलब कि एक खिचड़ी बनी हुई थी ग्रुप के अंदर। फिर मेरे जहन में एक आइडिया आया कि यार ये ग्रुप जो है ना, सिर्फ और सिर्फ मैं यूएई के लिए स्पेसिफिक रखता हूँ। तो मेरा अभी भी एक ग्रुप है डिजाइन एंड स्टूडियो के नाम से, जो कि मैं मैनेज कर रहा हूँ। और जितने भी यूएई के अंदर ट्रैफिक मैनेजर है जो कि काम आउटसोर्स करते हैं एजेंसी से,
डिज़ाइनर्स है या जो न्यूबीज आ रहे होते हैं जॉब हंटिंग के लिए, मैं उनको ऐड कर लेता हूँ। समहाउ कहीं ना किसी तरीके से उनके भी सेटिंग हो जाती है, किसी को फ्रीलांस मिल जाता है, किसी को जॉब मिल जाती है, कुछ ना कुछ चल रहा होता है। इसके अलावा मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे लिंक्डइन पे अगर आप आ रहे हो, क्योंकि मैं डिज़ाइनिंग की फील्ड से वाबस्ता हूँ, तो अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप एनिमेटर हो, आप वेब डेवलपर हो, आप फ्रंट एंड डेवलपर हो, आप आ रहे हो, आप मुझे अप्रोच करो। मैं अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल पे आपका एक एक या दो पैराग्राफ पे आपकी स्किल सेट को हाईलाइट करके आपकी सीवी शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मेरा लिंक्डइन का सर्कल अच्छा है, तो वहां से भी आपको कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प हो जाती है। और ये चीज़ों ने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया है ग्रो करने में। मेरी बस ये सिंपल सी एक कोशिश होती है कि मुझे एक दर्द पता है, जब पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से बंदा आ रहा है जॉब के लिए, तो मुझे पता है उसकी क्या क्या चैलेंजेस होती है, क्या क्या उसकी प्रॉब्लम्स होती है। तो बस मैं एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन ये करता हूँ कि भाई मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। समहाउ अगर उसकी जॉब हो जाती है और अगर किसी मेरे जरिए किसी का रिस्क बनता है, तो मैं समझता हूँ ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है मेरे पे। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की मैं अक्सर ये कहता हूँ, कोलैबोरेशन नॉट कंपटीशन। ज़्यादातर लोग जो लो माइंडसेट से अर्ली स्टेज में होते हैं वो ये समझते हैं कि दूसरा बंदा अगर सेम काम कर रहा है ना तो आपका कंपटीशन है, छुपाएंगे और ये सारी चीज़ों में। लेकिन जैसे ही आप बड़े लेवल पर जाते हैं, जो बड़ी पिक्चर, जो ग्रोथ है, वो ये कंपटीशन नहीं, ये कोलैबोरेशन अगर आप करेंगे तो दरवाजे ओपन हो जाते। मतलब वही बात है कि एक जॉब आपके पास आ रही है, आप छुपा के रख लें, लेकिन आप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, लाजमी नहीं है कि शायद आपके लिए ही हो जाए। अगर दोस्त की क्रैक हो गई है तो वो आपके लिए एडवांटेज है, क्योंकि जब पूरा नेटवर्क ग्रो करेगा। और ये अगेन हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है कि हम वो बिगर माइंडसेट से नहीं देख पाते, क्योंकि हमें ये नज़र आता है कि हर चीज़ लिमिटेड है। लेकिन जिस तरह आपका एक्सपोजर, आप गए और लाइफ के अंदर जब बंदा ग्रो करता है तो उसको नज़र आता है यार बहुत कुछ है दुनिया में, ठीक है, और हर चीज़ आपके लिए नहीं है। और जब दिल आप बड़ा करते हो और चीज़ें शेयरिंग के एंगल से जाते हो, तो कुछ आपसे डॉट्स कनेक्ट होते हैं, किसी के डॉट्स आपसे कनेक्ट होने होते हैं, तो वो एक लूप चलता है, आपको एम्पावर करता है। बड़ा ज़बरदस्त, गुड हो गया, मज़ा आया। आई होप कि काफ़ी चीज़ें डॉट्स कनेक्ट हुए। हमने दुबई को डिस्कस कर लिया, ग्राफिक्स को डिस्कस कर लिया। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैं आपकी जर्नी में काफ़ी अरसे से हम हैं और चीज़ें देख रहा हूँ, और माशाल्लाह आपकी ट्रांसफॉर्मेशन सारा कुछ, क्या रोल मैंने प्ले किया या हमारी डिस्कशन ने, कन्वर्सेशन ने, कोचिंग ने, गाइडेंस ने, वो क्या रहा। और मैं इस एंगल से भी लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अक्सर फील होता है कि देर इज़ समथिंग जो ऑलरेडी हमने काम किया हुआ है, कंटेंट और डिफरेंट ऐसे, जिसमें लोगों को और भी एम्पावरमेंट मिल सकती है और फ़ायदा हो सकता है। तो मैं चाहूँगा उन लोगों को आपके थ्रू कनेक्ट करवाऊँ उस कंटेंट, उन रिसोर्सेज, ताकि वो फ़ायदा ले सकें। ठीक है, इसका मैं सवाल का जवाब देता हूँ। इससे पहले एक चीज, ये जो हम बात कर रहे थे ना, जॉब कंट्रीब्यूशन की, दिल भरा करने वाली, समटाइम मेरे अंदर भी लालच आता है। मैं भी इंसान हूँ भाई, मैं भी लालचू, मैं भी चाहता हूँ मेरा बैंक बैलेंस भरे। तो समटाइम होता है कि मैं दिल नहीं करता शेयर करने को, यार ये प्रोजेक्ट कहीं और ना चला जाए, यार ये जॉब कहीं और ना चली जाए, होता है। लेकिन क्या है कि एक भरोसा उसके ऊपर है कि यार ये जो लास्ट के 2 महीने में बैठा हुआ था, और उस 2 महीने का जो मेरा खसारा था, जो मेरा नुकसान था, वो एक प्रोजेक्ट ने कवर कर दिया ना। तो ये चीजें कभी कभार अपने आप को रिमाइंड कर रहा होता हूँ ना, तो मैं बस ये चीजें कर बैठता हूँ कि भाई जिसकी जैसा नसीब है, जो तेरे नसीब में होगा, क्योंकि नसीब से बढ़कर नहीं है। और जो उसने लिस्ट में लिखा हुआ है, अगर आपके जेब में मेरे लिए 10,000 दरम या 10,000 रुपए या डॉलर जो भी है, अगर वो मेरे नसीब के हैं, तो वो किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाएंगे। एक चीज ये है जिसकी वजह से लोगों ने मुझे काफी सराहा है, प्यार देते हैं, और अपना एक ये कंट्रीब्यूशन है जो कि मुझे मेरी फ्रीलांसिंग की जर्नी में मुझे हेल्प किया है। दूसरी चीज, आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है मेरी लाइफ में। रोड मैप के अलावा, रोड मैप तो आपकी एक अपनी वो है, एक इजाद है, जो कि एक अलग ही चीज है। लेकिन सम हाउ मैं सोचता हूँ कि यार आप एक बहुत अच्छे कोच हो, बहुत जीनियस पर्सन हो व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, स्केलिंग अप, ग्रोथ एंड ऑल दीज थिंग्स। तो चूंकि मुझे अपनी लाइफ में 2-3 बार ऐसा हुआ है कि यार मुझे कहीं ना कहीं रास्ता नहीं दिखता, मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, तो 2-3 मेरे ऐसे मेंटोर है, जिसमें से आप एक हो, तो मैं उनको हेल्प आउट करता हूँ। मैंने आपको 2-3 बार रीच आउट भी किया है, हमने साथ में, आपने मुझे काफ़ी हेल्प आउट की है, आपने मुझे रास्ता दिखाया है, ठीक है ना। तो आप उस चीज के लिए, आप कैरियर सेटिंग, गोल सेटिंग, बिजनेस ग्रोथ, इस चीज में मैं समझता हूँ कि आपका कोई सानी नहीं है। आप इस चीज में काफी बेहतर हो। और अगर मुझे इन केस वापस से इन फ्यूचर, जो कि मुझे डेफिनेटली चाहिए होगी, लेकिन मैं अभी जो फोकस कर रहा हूँ अपनी टीम पे कर रहा हूँ। जब मेरी एक टीम हो जाएगी ना, तो मैं आपके पास आऊंगा और मैं कहूंगा यूसुफ भाई मेरे पास अब टीम है, मुझे अब और ग्रो करना है, अब आप मुझे बताइए क्या स्ट्रेटजीज होंगी, क्या होगा।
क्योंकि अगर आप मुझे बताएंगे कि यार ये काम हमने करना है तो मैं अभी फिलहाल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी 10 चीज़ों में उलझा हुआ हूँ और 11वीं चीज़ मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जब टीम होगी ना, तो उस टीम के साथ अगर मैं आपके पास आऊंगा और आप मुझे कहेंगे ना अजीज ये काम करना है, तो मेरे पास, मुझे पता है कि मेरे पीछे टीम है और यूसुफ की गाइडेंस के अंदर ये टीम ग्रो कर सकती है, तो मैं आपके पास आऊंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया, मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसको एम्फेसाइज कर लें, सेल्फ अवेयरनेस, कि आपको ये पता होना कि मुझे किस बंदे को कब यूज़ करना है या कब उसकी नीड है। अक्सर हो यही रहा है, वो जिस तरह मैं अक्सर ये कहता हूँ कि यार आपको अपनी अर्ली स्टेज के अंदर 10-15 मेंटर्स नहीं चाहिए, 10-15 कोचेस नहीं चाहिए। कि आप हो क्या रहा है, आपने एआई का भी किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी को ग्राफिक्स का फॉलो कर रहे हैं, किसी को फ्रीलांसिंग का फॉलो कर रहे हैं, और हर कोई अपनी फील्ड में चैंप है। वो हर कोई अपने हिसाब से अपनी एक डायरेक्शन, अपना एक रोड मैप दे रहा होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये आपको नहीं पता मैं कौन सा रोड मैप फॉलो करूं, और आधा रास्ता आप इधर चलते हैं, आधा रास्ता इधर चलते हैं, और आप मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। तो ये सेल्फ अवेयरनेस का अगर थोड़ा सा एम्फेसाइज कर सको, कितना इंपॉर्टेंट और किस तरह बंदे को यूज़ करना चाहिए इसको। यार सेल्फ अवेयरनेस इतनी आसानी से नहीं आती है, क्योंकि मैंने अपने आप को देखा है कि अब मुझे, जब आपका जो प्रोसेस था ना कि आप जब मुझे बताते थे अजीज ये काम करने हैं और वो काम नहीं हो पाते थे, तो मुझे रियलाइज होता था कि यार यहाँ पर मैं लैग कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पर मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो वो जब आप उस चीज़ों से निकलते हो, आप गुजरते हो ना, उसके लिए मैं रिकमेंड ये करूंगा कि यूसुफ भाई का कंटेंट जाके देखें, रोड मैप के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, इनके फेसबुक पे। अब हमारा एक, आपका एक वो अपना फोरम भी था, आई थिंक अभी भी होगा, आई आईबीटी, थिंक इंटरनेट बिजनेस ट्रेनिंग। आईबीडी, बिल्कुल, वहां अब तो पे सारा जाके इनके निचोड़। फोरम पे इनकी वीडियोस देखे। जब आप इनकी वीडियोस देखेंगे ना, तो आपको सेल्फ अवेयरनेस और आपके अंदर एक अपना सोचने की सलाहियत और पैदा होगी, जो कि मुझे यूसुफ भाई ने हेल्प आउट किया उनके कंटेंट के जरिए। और अब तो हमने वो सारी चीज़ें ना इनके लिए बहुत आसान कर दी, जो आपके साथ तो 5-7-8 साल की जर्नी में, कि यार 2-3 घंटे लेके बुक पढ़ लें या बुक रीड आउट कर लें, और सब उसका सुनना चाहते तो सुन लें, सब कुछ फ्री में मौजूद है। और उसका मकसद यही है, और ये सारा जो भी लास्ट पार्ट अजीज से डिस्कस किया है वो इसीलिए ताकि आपको वैलिडेशन हो सके, यार ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सोचने का और राइट रोड में बनाने में आपको हेल्प आउट करेगी। अच्छा अजीज, और ये सारी लास्ट चीजें में, फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा, हाँ ये सारी ये चीजें सारा फ्री है, फ्री की हम बात कर, ठीक है। अच्छा इसमें हम अजीज, कोई लास्ट में चार्ज नहीं जाते लेते जाते गरीबों। अच्छा लास्ट में जाते जाते मैं अपने गेस्ट से एक सवाल पूछता हूँ, वो ये कि अगर अब्दुल अजीज साहब को अपने आप को एक एडवाइस देनी हो तो क्या एडवाइस देंगे? यार मैं अपने आप को क्या एडवाइस दूँ? डू मोर, ग्रो मोर, अर्न मोर। नहीं, अच्छा। एडवाइस देने की जहाँ तक बात आती है, आई विश के आज जो चीज़ें मेरी नॉलेज में हैं वो 10 साल पहले होती, तो शायद से चीज़ें डिफरेंट होती। शायद मैं दुबई नहीं, अमेरिका में होता, स्विट्जरलैंड में होता, लंदन में होता, समथिंग लाइक दैट। तो आपका जो यंग एज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब हम देख रहे होते हैं ना अपने बड़ों को, जब मैं 5 साल पहले की बात करूं, आपको आपको सुन रहा होता था, या शाम सरवर को, या बाकी किसी को भी मैं सुन रहा होता था ना, तो वो लोग यही एडवाइस करते थे कि भाई ये जो यंग एज का टाइम है ना, अपने आप को अवेयर करो, अपनी स्किल्स पे काम करो, अपने आप पे काम करो, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करो, अपनी स्किल्स पे, इन चीज़ों पे काम करो। और 5 साल बाद कोशिश करो कि साइड बाय साइड अपनी एक हसल भी क्रिएट करते रहो। अगर वो पहले मुझे इतनी अवेयरनेस होती, तो शायद मैं जो हूँ आज कुछ बेहतर जगह होता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, आज भी बहुत बेहतरीन जगह पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से। लेकिन जो चीज़ें रियलाइजेशन होती है ना, आपके जो बड़े, आपके जो मेंटोर, आपके सीनियर जो एक काम कर चुके हैं, अगर वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश करो समझ लो, ठीक है? क्योंकि वो जो चीज़ है ना, वो या तो अगर आप 5 साल बाद जाके समझोगे, या 5 साल पहले समझ लोगे, बेहतर है कि 5 साल पहले समझ लो अगर कोई चीज़ समझा रहा है, सिखा रहा है। क्योंकि उससे यह है कि आपकी एक काफ़ी हेल्प आउट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा जो मेंटोर है यूसुफ हो गया, एक एग्जाम्पल बिजनेस स्केलिंग के हवाले से, जो कि मैं अभी इस प्रोसेस में हूँ। अगर मुझे बिजनेस स्केल करना है, तो 5 साल वक्त अपना बर्बाद करने के बजाय मैं यूसुफ से कहूंगा कि भाई मुझे आके मेंटोर करे, मुझे गाइड करे, और इसके एवज में आपके टाइम की जो भी भरपाई होगी मैं करूंगा, आपका जो भी टाइम का पेमेंट होगी वो मैं करूंगा। तो वो जो 5 साल यूसुफ ने बाकी कंपनीज के साथ कंट्रीब्यूशन किया है, जो कोलैबोरेट किया है, उनसे जो सीखा है, उनको जो सिखाया है, तो वो 5 साल के पीरियड में मुझे सीखते सीखते काफी टाइम लग जाएगा, और मैं काफी चीजों में मतलब कि गलतियां भी करूंगा। तो वो जो गलतियां है
वो यूसुफ पहले कर चुका है, तो वो आपको बताएगा कि ये चीज़ें नहीं करनी है, उससे आपका टाइम भी सेव होगा, आपकी एनर्जी भी सेव होगी और आपका पैसा भी सेव होगा। तो ये चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा टाइम लगा के आती है, ठीक है। और अपनी यंग एज में जितना अचीव कर सकते हो कर लो, क्योंकि टाइम के साथ साथ जब एज बढ़ती है ना, तो एनर्जी जो है वैसी नहीं रहती जैसी 5 साल पहले मेरी थी। ये भी मुझे यूसुफ ने 5 साल, जब हमारा एक रोड मैप का प्रोग्राम शुरू हुआ था, उन्होंने सारी चीज़ें अच्छे से समझाई थी। वो फिर उस वक्त तो समझ नहीं आई थी, उस वक्त तो सुनने में अच्छी लगती थी, लेकिन बाद में समझ आना शुरू हुई कि हाँ भाई ये इस बंदे ने ये कहा था, जो अब जाके मुझे समझ आई है। तो यूसुफ भाई का कंटेंट देखो, मेरा थोड़ा बहुत कंटेंट देख लो, यूट्यूब पर है दुबई के हवाले से। अभी आजकल थोड़ा लेजी हुआ हूँ, टाइम नहीं मिल पाता, तो कोशिश करूंगा दोबारा टाइम निकालूं, वीडियोस वगैरह बनाऊं, और दुबई के हवाले से, वीज़ा के हवाले से, जॉब्स के हवाले से जितना हो सके लोगों को हेल्प आउट करूं। मेरा अपना जो है यूट्यूब के चैनल पे एक मैंने अपने फ्री टाइम में एक लिस्ट बनाई थी कि अपवर्ड पे कैसे अप्लाई करना है, लिंक्डइन पे कैसे अप्लाई करना है, इंडीड है, डुबिजल है। इस तरह के कुछ प्लेटफॉर्म हैं जो कि अगर मैं यूसुफ भाई को दे दूंगा, वो अपने वीडियो के लिंक में ऐड कर दे, तो आप लोगों की गाइडेंस हो जाएगी। मैं आज भी वही स्ट्रेटजीज ऐड कर रहा होता हूँ, उसी तरीके से अप्लाई कर रहा होता हूँ अपवर्क या जॉब्स के लिए। आप चाहो तो उसी तरह से अप्लाई कर दो। बस ये है कि टाइम टू टाइम थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करता हूँ, स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज करता हूँ, जो कि आप करना शुरू करेंगे तो आपको भी उस तरह से खेलना आ जाएगा। सही, गुड, ज़बरदस्त हो गया। और बिल्कुल आपके सारे लिंक्स दे दूंगा, लेकिन लिंक्स क्या दूंगा मैं, आपका लिंक ट्री दे दूंगा जिसमें सब कुछ आपने जो है अपडेट किया हुआ है और सारे रिसोर्सेज के लिंक्स वगैरह वहाँ पे आ गए। यार ये जो लिंक ट्री है, ज़रा हाँ। थोड़ा सा एम्फेसाइज कर दो, ये बहुत पावरफुल चीज़ है लेकिन हर कोई यूज़ नहीं कर पाता। सिंपल है, फ्री से भी है, कि क्या है और इसने तुम्हारी लाइफ में क्या हेल्प आउट किया। अच्छा, लिंक ट्री और इसके अलावा कुछ काफी ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि आपको काफी हेल्प इनको आउट वैसे ही करते हैं। समझ आ जाएगी, इनको धमकी देने की जरूरत नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ा है। सलमान खान बनने की कोशिश कर रहा था। सही, ठीक है ठीक है। अच्छा, लिंक्डइन जो है ना, अब जैसे कि मैं अपने आप को मल्टीमीडिया डिजाइनर कहता हूँ, मैं डिजाइनिंग भी करता हूँ, ब्रांडिंग भी करता हूँ, मैं वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, एनिमेशन, इन चीज़ों पे काम करता हूँ। अब मैं अगर किसी क्लाइंट के पास अप्रोच कर रहा हूँ, किसी के पास अप्लाई कर रहा हूँ, एजेंसी में अप्लाई कर रहा हूँ, किसी प्रोजेक्ट के लिए पिच कर रहा हूँ किसी को, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था 10-15 लिंक देना, और उस वेब ईमेल की बॉडी में या उसको व्हाट्सएप पे ईमेल वगैरह शेयर करना, तो ये मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम होती थी। और ये एक तरह से एक चैलेंज था जो कि लिंक ट्री ने सॉल्व कर दिया। अच्छा, हुआ क्या है, लिंक ट्री के अंदर आप अपनी एक प्रोफाइल बनाते हो जो कि 5 मिनट भी नहीं लगते आपको बनाने में। उसमें आप अपना काम दिखा देते हो। अगर आप मेरे लिंक ट्री के प्रोजेक्ट पे जाओगे तो आपको मेरा काम दिख जाएगा। उसमें आपको विजुअल डिजाइन के प्रोजेक्ट दिख जाएंगे, उसमें आपको एनिमेशन के प्रोजेक्ट दिख जाएंगे, उसमें आपको HTML5 के प्रोजेक्ट दिख जाएंगे, ईमेल डिजाइन जो मैं करता हूँ वो दिख जाएगा। उसमें मेरा व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप पे जाके सीधा मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने काम से, अपनी बीवी से बोर है तो आगे मुझसे बात कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा वहां पे मैंने अपनी सीवी का भी लिंक ऐड कर दिया है, वहां पे जाके वो आप मेरी सीवी भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो एक लिंक ने ना मेरी लाइफ बहुत आसान कर दी है। मैं वो एक लिंक, कोई भी बोलता है कि मुझे अपनी प्रोफाइल भेजो, मैं उसे वो लिंक ट्री का एक लिंक भेज देता हूँ। वो अपने मोबाइल से भी एक्सेस करके इजीली देख सकते हैं कि यार इसने ये सारे काम किए हुए। इसके लिए बहुत ईजी है, और मतलब कि कनेक्ट करना बहुत ईजी हो गया है। अब पहले के टाइम में जैसे कि मैं बता रहा हूँ, हमारा ये प्रॉब्लम हुआ करता था। अगर हम उस टाइम, अगर ये इस तरह के कोई सॉल्यूशन हमारे दिमाग में आता और हम इस सॉल्यूशन पे आ जाते, तो हमारी भी एक SaaS एप्लीकेशन होती जिसके जरिए और कम्युनिटी को, और दोस्तों को, और बाकी वर्ल्ड वाइड डिजाइनर्स को या जो भी है उनको एक तरह का फायदा होता। लेकिन लिंक्डइन ने काफी चीजें सॉल्व कर दी है। इसके अलावा एक अबाउट मी समथिंग है, लिंक्डइन है। तो ये चीजें जो है आप अपने पोर्टफोलियो में, अपने सीवी में ऐड करें। आप मल्टीमीडिया डिजाइनर है, आप डिजाइनिंग भी करते हैं, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी करते हैं, एनिमेशन भी करते हैं, तो वो चीज जो है आपको काफी हेल्प आउट करेगी आपके काम को अलाइन करने में। ज़बरदस्त हो गया। और अगेन हमारे पास बहुत कुछ बातें करने का हमारी ख़त्म नहीं होंगी, बट आई होप कि आप तक काफ़ी चीज़ें कन्वे होगी। हम बस क्लोज करने जा रहे हैं, कोई अगर चीज़ रहती है कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हो, पर हम वाइंड अप करेंगे। यार जिस तरह के मामला और हालात चल रहे हैं ना, अभी जो है वीजा के बड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो थोड़ा टाइम रुक जाए, 2 महीने। इनके जो UAE के रूल्स है ना, हर 2 महीने 6 महीने में चेंज हो रहे होते हैं। दुबई आना है, दुबई आने के लिए सिंपल सी एक ये है कि अपनी सीवी बनाओ अट्रैक्टिव सी, ठीक है। पोर्टफोलियो रखो उसके अंदर बेहतरीन सा, और पोर्टफोलियो में 10 चीजें नहीं, गिनती की 5 चीजें रखो, लेकिन ऐसी रखो कि बंदा देखे, भले आपको जॉब ना दे, लेकिन उसके बैक माइंड में आपका काम सेव हो जाए, ताकि अगर उसके पास कभी कोई इस तरह का प्रोजेक्ट है या उसको किसी को रिकमेंड करना हो तो वो आपको रिकमेंड करे, ठीक है। और अप्लाई करें, लिंक्डइन के जरिए अप्लाई करें, इंडीड के जरिए अप्लाई करें, डुविजल के जरिए अप्लाई करें।
एक आजकल एक पोस्ट के ऊपर 2-2, 250, 250 सीवी पोस्ट हो रही होती है। मैं भी कभी कभार अपने दोस्त के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए रिक्रूट कर रहा होता हूँ, तो एक जॉब के ऊपर मुझे भी मतलब 200-300 सीवियाँ तो कहीं नहीं गई, लेकिन फिर उसमें सॉर्ट आउट करना बड़ा इशू होता है। तो ये चीज़ें है, बस अप्लाई करते रहे। लोगों को ये है कि पाकिस्तान से भी जॉब लग जाती है, बाकी यहाँ पर आए, अगर आप यहाँ पर आते हैं, मुझे बस एक मैसेज छोड़ दे, मुझे बार बार तंग मत करो व्हाट्सएप पे, मुझे बस एक मैसेज छोड़ दो कि भाई ये मैं हूँ, मैं यहाँ दुबई में आ गया हूँ, इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक मेरा वीज़ा वैलिड है, ये मेरी सीवी है, ये मेरी एक्सपर्टीज़ है, आप मेरी क्या हेल्प आउट कर सकते हो। और कोशिश करो कि अपने दुबई के नंबर से मुझे व्हाट्सएप करो। अगर पाकिस्तान के नंबर से व्हाट्सएप करोगे, मोस्टली मैं इग्नोर कर दूंगा। दुबई के नंबर से व्हाट्सएप करोगे तो मुझे पता है बंदा दुबई में, मैं उसकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हेल्प आउट करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूंगा, ठीक है, वहां से भी आपको शायद फ्रीलांस मिल जाए या फुल टाइम जॉब मिल जाए, कुछ भी जहाँ पे आपका रिस्क लिखा होगा वहां पे आपको मिलके रहेगा। लेकिन बस ये है कि एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है, अगर आपकी हेल्प आउट होती है देन आई डोंट माइंड। ज़बरदस्त होगी। आपकी तरफ से तो छोटा है, लेकिन बहुत से लोगों की लाइफ इससे ट्रांसफॉर्म या उनको बहुत अच्छी डायरेक्शन, वो कहते हैं ना, परदेश में अगर कोई सहारा ही मिल जाए ना, तो ये बहुत बड़ी एक बहुत तरीके बड़ी से बात होती नेकी भी हो जाती है और बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाती है। तो अगेन इसी है। नोट के ऊपर अजीज़, थैंक्स फॉर कमिंग और थैंक्स फॉर शेयरिंग योर जर्नी, और काफ़ी डिटेल में चीज़ें आपने शेयर की। लिंक्स मैं सारे दे दूंगा और वहाँ से इंशाल्लाह ताला ये लोग आपसे कनेक्ट कर देंगे। अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अजीज़ को फॉलो करें, दुबई के रेलेवेंट फ्रीलांसिंग ग्राफिक्स से रेलेवेंट अगर आप सीखना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं। और अगेन दुबई के एंगल से उन्होंने जो व्हाट्सएप ग्रुप की चीज़ों की बात की है, तो वो अगेन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।